नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सबका आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीर कॉन्सेप्ट पे। कैसे हो आप सब? उम्मीद व आशा करते हैं कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। हम कर रहे हैं किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंप्लीट और डिटेल से कंप्यूटर का सिलेबस। आप पाओगे कि पूरे यूट्यूब पर अपनी एकमात्र ये प्लेलिस्ट होगी जिसमें डिटेल से थ्योरी करवा रखी है, प्लस में टॉपिक से रिलेटेड जो टॉपिक मैं यहाँ करवाता हूँ उसी टॉपिक से रिलेटेड आपको मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देता हूँ। इस क्लास को लगाने का फायदा तभी है कि क्लास के जस्ट बाद, क्योंकि क्लास के स्टार्टिंग में तो मैं रिवीजन कराता हूँ, जो भी क्लास लेते हैं उससे पिछले वाला रिवीजन करते हैं। क्लास के जस्ट बाद आपको रिवीजन करना है, फिर इसी टॉपिक से रिलेटेड आपको प्रैक्टिस के जो क्वेश्चन दिए जाते हैं उन प्रैक्टिस के क्वेश्चनों को आपको ट्राई करना है। और आप उसके लिए हमारी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है या फिर प्ले स्टोर पर वीर कॉन्सेप्ट जाके सर्च कीजिए और वहां पर डाउनलोड करके उनकी प्रैक्टिस कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को सरस्वती माता का नाम लेके, जय सरस्वती माँ, और क्विक रिवीजन लेते हैं। जो बच्चे एचएसएससी सीईटी मेंस की तैयारी कर रहे हैं और खास करके एएलएम एसए जेई की तैयारी कर रहे हैं, बाकी भी टेस्ट सीरीज अपनी तैयार हो रही है, आप ऐप पे विजिट कर सकते हो। लेकिन जो एचएसएससी में एएलएम ऐसे जेई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कंप्लीट सिलेबस के 50 मॉक टेस्ट मात्र 99 रुपीज में, जिसमें 70 की टेक्निकल और 30 का नॉन टेक्निकल अच्छे से कवर किया है। जिसके साथ मैं कंप्यूटर के 1000 क्वेश्चन प्लस में हरियाणा और इंडिया जीके के 1500 क्वेश्चन आपको साथ में दे रहा हूं, तो उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और उनको पढ़ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर, अपना अपना टॉपिक चल रहा है, जिसमें हमने देखा कि भी दो या दो से अधिक यूनिट मिलकर आपके एक सिस्टम को बनाती है। ये तीन तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं आईपीओ में, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। अब यहां हमें पता लगा कि एक और यूनिट है कि भी डाटा को बाद में यूज करने के लिए हम स्टोर भी करते हैं सेकेंडरी डिवाइस में। तो स्टोरेज इकाई, मेमोरी यूनिट आपकी बन गई। इनपुट में मैंने बताया कोई यूजर इनपुट देगा और फाइनल जो रिजल्ट इंफॉर्मेशन मिलेगा वो भी यूजर को ही मिलेगा। तो इनपुट पे दिया जाता है डाटा और इंस्ट्रक्शन, जो आपका रो फैक्ट्स, कच्चे आंकड़े होते हैं जिनका अपने आप में कोई मतलब नहीं होता। फिर उसकी कंप्यूटर का दिमाग प्रोसेसिंग करेगा, प्रोसेसिंग करने के बाद स्टोरेज के दौरान या स्टोरेज से पहले प्राइमरी में और स्टोरेज के बाद परमानेंट डाटा सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर किया जाता है और फिर आपकी आउटपुट यूजर को मिल जाती है। इसी चीज को थोड़ा और जूम आउट करके देखा तो एक यूनिट और निकल के आई, इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज। यहां तक हम पढ़ चुके हो। और लास्ट आपकी कंट्रोल यूनिट, जो इन सारी यूनिट्स के बीच में जो तालमेल, कभी डाटा का अच्छे से कंट्रोल हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो कंट्रोल यूनिट के द्वारा फीडबैक के द्वारा चेक किया जाता है। फिर हमने देखा कि ये पीसी का डायग्राम है, ये सबको पता है। जो बाकी इसको हमने ध्यान से देखा भी, इसे हम सीपीयू कहते हैं, ये सीपीयू नहीं है, इसको कैबिनेट या केस कहते हैं। और कंप्यूटर की भाषा में जब इसके अंदर मदरबोर्ड और सीपीयू लग जाता है तब उसको हम सिस्टम यूनिट कहते हैं और अमेरिका वाले से टावर यूनिट कहते हैं। आपको बताया कि ये आपका प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है, किसकी सुरक्षा प्रदान करेगा, ये सुरक्षा प्रदान करेगा। इसके अंदर एक मदरबोर्ड लगता है जिसके ऊपर बहुत सारे कंपोनेंट लगे होते हैं, यानी मदरबोर्ड और मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स को ये सुरक्षा प्रदान करता है। इसके फिर अच्छे अच्छे नाम देखे हमने, कंप्यूटर कैबिनेट, सीपीयू कैबिनेट, है ना, या कंप्यूटर केस के नाम से जानते हैं, जो धातु या प्लास्टिक का बना होता है और ये मार्केट में अलग अलग साइज से है, जिसमें दो फुल फॉर्म, स्मॉल फॉर्म फैक्टर, होम थिएटर, पर्सनल कंप्यूटर के नाम से ये भी इसके स्टैंडर्ड साइज में आ जाता है। मदरबोर्ड, फिर हमने देखा मदरबोर्ड क्या है। मदरबोर्ड एक वो बोर्ड है जो सभी कंपोनेंट को स्थान देता है। अगर ये कंपोनेंट को स्थान नहीं देता तो इनके बीच में तालमेल यानी कि कम्युनिकेशन नहीं हो पाती। और ये सारा का सारा आपका प्रिंटेड है, सारे के सारे इस पे सर्किट अच्छे से लगा रखे हैं, इस वजह से इसको प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, सिस्टम बोर्ड, लॉजिक बोर्ड और मेन बोर्ड के नाम से इसे जानते हैं। इसी को हम कंप्यूटर की भाषा में, कंप्यूटर में इसे बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी कहते हैं, क्योंकि सारे के सारे कंपोनेंट इससे जुड़े हैं। फिर मैंने बताया कि मदरबोर्ड का ये नाम तो कभी मत भूलना, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, मेन सर्किट बोर्ड है ये। इसी को बेस बोर्ड, बैक प्लेन बोर्ड और इसे लॉजिक बोर्ड भी के नाम से भी जानते हैं। कैबिनेट, बाहर वाला प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर, उसके अंदर मदरबोर्ड, मदरबोर्ड के ऊपर सीपीयू लगा होता है। इन सब को हम सिस्टम यूनिट कहते हैं कंप्यूटर की भाषा में। इंडियन इसे सीपीयू कहते हैं, जो गलत है, और अमेरिकन लोग इसे टावर कहते हैं, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें इसी से कनेक्ट है, जैसे अपने मोबाइल फोन का टावर होता है। फिर हमने देखा कि भाई इसको हमें सारा डिटेल से, आर्किटेक्चर में हमें छोटे छोटे यूनिट्स को पढ़ना है, तो इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। नॉर्थ ब्रिज, वो ब्रिज है जहां पर सीपीयू लगा है, इस वजह से उसको होस्ट ब्रिज कहते हैं। और सीपीयू लगा है तो फिर एक ठंडा करने के लिए हीट सिंक माउंटेड पॉइंट भी रखा है, जो मदरबोर्ड को ठंडा रखता है। साउथ ब्रिज आपके इनपुट आउटपुट को कनेक्ट करने वाली, बाहर से जितने भी डिवाइसेज है, जो पेरिफेरियल डिवाइसेज के नाम से जानते हैं, उनको कनेक्ट करता है, तो इस वजह से इसको इनपुट आउटपुट कंट्रोल हब के नाम से जानते हैं। फिर कंपोनेंट्स ऑफ मदरबोर्ड में सबसे पहले हमने आईसी को स्टार्ट किया। आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। फर्स्ट टाइम इसको 1957 में इंट्रोड्यूस करते हैं जेएसकेल भी। 1958 भी आपको ऑप्शन में ज्यादातर मिलता है, फिर भी 1957 आए तो लगा सकते हो।
इन्होंने किस धातु का प्रयोग कर कर? जर्मेनियम का। सारी के सारी सिलिकॉन चिप है, सारी की सारी आईसी चिप आपकी बनी होती है सेमीकंडक्टर मटेरियल की। इन्होंने यूज किया जर्मेनियम का, और जबकि जबकि आगे चलकर जो साइंटिस्ट आएंगे उन्होंने यूज किया किसका? उन्होंने यूज किया था इस आईसी चिप को बनाने के लिए सिलिकॉन का। तो जो रॉबर्ट नोइसी जेएस किल्वी थे, उन्होंने यूज किया है जो जर्मेनियम का। वो किस कैटेगरी में आता है? वो कैटेगरी में आता है सेमीकंडक्टर का। तो फिर रोबोट नोइसे ने भी सेमीकंडक्टर मटेरियल में सिलिकॉन का यूज किया, और आज के टाइम में एक नवीनतम पदार्थ है जिसे हम गैलियम आर्सेनिक कहते हैं, वो भी सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में आता है। यानी कि सारी की सारी सिलिकॉन जो आईसी चिप है वो सेमीकंडक्टर मटेरियल की बनी होती है। जेएस किल्वी ने जो टेक्निक यूज की वो की थी हाइब्रिड टेक्निक। तो हाइब्रिड टेक्निक क्या है? इसमें वायरिंग आपकी आउटसाइड से होती है, जबकि रॉबर्ट नोइसे 1959 में जेएस किल्वी के साथ ही काम करते हैं। उन्हीं के आइडिया के बेस पर ये बनाते हैं सिलिकॉन की, और टेक्निक यूज करते हैं मोनोलिथिक। मोनोलिथिक टेक्निक में वायरिंग इनसाइड से होगी, और किसके होगी? कॉपर लाइंस की होगी। ये डायग्राम आप बाकायदा देख सकते हो। इसी आईसी चिप को हम सीपीयू कहेंगे। जब वो मदरबोर्ड पे लगकर कंप्यूटर की प्रोसेसिंग या प्रोग्रामिंग करने लग जाए तो कोई आईसी चिप आपकी सीपीयू कहलाएगी। फिर एक क्वेश्चन बना, क्या सभी आईसी चिप सीपीयू है? नहीं, क्योंकि आपकी आईसी तो रोम भी है, लेकिन सारे के सारे सीपीयू है वो डेफिनेटली आईसी चिप तो है। ये क्वेश्चन आपका पेपर में आया हुआ है। फिर एक क्वेश्चन ये भी आया है, क्या सभी यूजर प्रोग्रामर है? नहीं, आप हम सब यूजर है, लेकिन हम प्रोग्राम नहीं लिख सकते। लेकिन जो कोई प्रोग्राम लिख रहा है वो डेफिनेटली अपने कंप्यूटर को यूज कर रहा है, और कंप्यूटर को यूज कर रहा है क्योंकि कंप्यूटर पे प्रोग्राम लिखेगा, इसका मतलब वो आपका डेफिनेटली एक यूजर तो होगा ही होगा। अगर मैं बात करता हूं कि सीपीयू को आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो ये सीपीयू आईसी से बना है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या बोलेंगे? अर्धचालक चिप से बना हुआ है। और ये मेनली किससे बनता है? सिलिकॉन से, सेकंड नंबर पे जर्मेनियम से, और आज के टाइम में एक नवीनतम पदार्थ गैलियम आर्सेनाइड का प्रयोग करते हो। फिर जिस स्थान पर इस आईसी चिप को बनाते हैं सिलिकॉन से, उसको हम सिलिकॉन वैली कहते हैं। तो भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु है, जबकि विश्व की सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया, सेंटा कार्ला कैलिफोर्निया अमेरिका में है। फिर हमने पढ़ा कि भी इस सीपीयू को अब हम स्टार्ट करते हैं, आईसी को साइड में करके सीपीयू को हेडिंग देते हैं सीपीयू। सीपीयू के क्या क्या नाम है? चिप के तौर पर चिप, माइक्रोचिप, मोनोलिथिक चिप क्योंकि सारी वायरिंग अंदर से होगी, केंद्रीय, और प्रोसेसर के तौर पर सेंट्रल प्रोसेसर, मेन प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर और जस्ट प्रोसेसर। उससे पहले ये आईसी चिप को हमने प्रोसेसर के तौर पर जब नाम दिया, वो दिया था फोर्थ जनरेशन में। एक बीच में पेज चला गया जिसको मैंने बहुत डिटेल से बताया था। ये देखो जनरेशन कुछ इस प्रकार से आई, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब। अच्छा, ये मैंने कल स्पेलिंग इसकी गलत लिख दी थी, इसकी स्पेलिंग गलत लिख दी थी। अब ये यहाँ से इरेज तो नहीं होगा, ठीक है? इसकी स्पेलिंग ना आप चेक कर लेना, ठीक है? इसकी स्पेलिंग को सही कर लेना। ये ट्रांजिस्टर नहीं, ट्रांजिस्टर ये वाला नहीं, जी वाला आएगा ट्रांजिस्टर, ठीक है? इसकी स्पेलिंग को सही कर लेना। थर्ड जनरेशन में क्या कहेंगे? आईसी। आईसी में स्मॉल, मीडियम, लार्ज। लार्ज से फिर लॉजिक गेट की संख्या। लॉजिक गेट वो आधारभूत स्ट्रक्चर है जिनमें से धारा का मान गुजरेगा। इतनी ज्यादा बढ़ा दी तब उसका नाम रखा वीएलएसआई, और वीएलएसआई ही आपका माइक्रो प्रोसेसर है। तब वहां एक पॉइंट मिलेगा आपको कि फोर्थ जनरेशन का सबसे मुख्य पुर्जा, ये बात आगे समझ में, फोर्थ जनरेशन का सबसे मुख्य पुर्जा। ये देखो, इसका उपयोग सर्वप्रथम कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में हुआ था। इससे पहले थर्ड जनरेशन में आईसी। आईसी आपका आगे चलकर सीपीयू बनेगा, लेकिन फोर्थ जनरेशन में आते आते माइक्रो प्रोसेसर साइज छोटा कर दिया, तो इसको चौथी पीढ़ी का मुख्य पुर्जे के नाम से जानते हैं। फिर सीपीयू को आपको मैंने बताया कि सर्किट, अंकगणित, मैथ में ये आपके सीपीयू के काम है जो आप अच्छे से जानते हो, सारे की सारी चीजों को कंट्रोल करता है। तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहलाता है। और फिर उसके बाद देखा कि सीपीयू को बनाने वाली तीन प्रमुख कंपनियां हैं। आईसी तो बहुत सारी कंपनियां बनाती होगी, सबसे ज्यादा आईसी आपकी ताइवान में बनते हैं, ठीक है? लेकिन आईसी एज पर यूज हो सीपीयू के तौर पर तो तीन अहम कंपनी है, जिसमें सबसे ज्यादा वर्चस्व है आपका इंटेल का, फिर एएमडी और फिर क्वालकॉम। इंटेल को हमने खत्म कर दिया था, अमेरिकन सॉफ्टवेयर कंपनी है, वैसे खत्म नहीं किया, ठीक है? पढ़ने के सोच से अमेरिकन सॉफ्टवेयर कंपनी, हेडक्वार्टर है सेंटा कार्ला कैलिफोर्निया में। जो आपके 1959 में रॉबर्ट नोइसी थे, उन्होंने बहुत अच्छा विकास किया। उनके साथ लेते हैं कौन? गोल्डन मोर्रे, और ये कंपनी स्टेब्लिश करते हैं इंटेल के नाम से। कब करते हैं? तो 1964 की बात है, थर्ड जनरेशन वाली। तो ये करते हैं 1968 में, जब कहीं ना कहीं थर्ड जनरेशन से फोर्थ जनरेशन की तरफ आप जा रहे हो। इन्होंने एक लॉ दिया, मोर्रेस लॉ कहते हैं। वो कहते हैं भाई जो तुम ट्रांजिस्टर लगा रहे हो ये तुम बढ़ाते चलोगे, और हमने नोटिस किया कि प्रत्येक साल इनकी संख्या तो दुगनी हो रही है। इस वजह से हम एक ऐसी चिप लेके आए जो प्रोसेसिंग बहुत अच्छे से करेगी, कोई भी इसमें कमी समी नहीं है, ना ज्यादा कोई गर्म होती है, और ये भाई छोटे से जगह पर कवर हो जाएगा। तो इस वजह से इन्होंने ये कंपनी बनाई। आज के टाइम में सारा का सारा वर्चस्व इन्हीं का है। इंटेल वर्तमान में आई सीरीज के बहुत फास्ट प्रोसेसर बनाती है, और आई फॉर इंटेल नहीं है, आई फोर इंटेनियम है। क्या है? इंटेनियम है। और प्रेजेंट टाइम में इसका लेटेस्ट जो वर्जन है, ये प्रेजेंट का है, ये बदल सकता है आने वाले 2-3 महीनों में। कोर आई 14900, कोर आई i9 की सीरीज हो गई 3579,
11 और 13 भी आ चुका है मार्केट में। और इसका जो सबसे फास्ट है वो 14900 के, याद कर लेंगे इसको, 14 i9 का है तो 14900 के है। इसमें क्या है 6 मेगाहर्ट्ज, क्योंकि कंप्यूटर की टॉप स्पीड आज के टाइम गीगाहर्ट्ज में है। गीगा का मतलब 10 की पावर 9 गणना कैलकुलेशन पर सेकंड, तो 6 गुना में 10 की पावर 9 कैलकुलेशन पर सेकंड पे कर देता है। 24 कोर है, 32 थ्रेड है, 63 एमबी की कैशे मेमोरी है। और हमने बताया कि ये 14वीं पीढ़ी का पुर्जा कहलाता है, प्रोसेसर कहलाता है, और सबसे तेज ये डेस्कटॉप कंप्यूटर बनाता है। ठीक है भाई। अब एक चीज और बताई थी कि इंटेल ही कंपनी ने सबसे फर्स्ट कॉमर्शियल आपका सीपीयू प्रोसेसर बनाया, जिसका नाम था इंटेल 4004। और पूछा जाता है कि कितने बिट का था, तो हम कहेंगे 4 बिट का। कब बना? 1970 में। किसने बनाया? फेडरिको फामी ने, जो कहां के साइंटिस्ट थे? इटली के साइंटिस्ट थे। यहां तक हम पढ़ चुके हैं। अब यहां से बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट होता है। होप सो कि आपने मेरे साथ रिवीजन करने पे ध्यान दिया होगा। 10 मिनट लगे हैं हर क्लास में। आज देखो थोड़ा और डिटेल से बताया, अगली क्लास में जो चीजें मैं 3-4 बार रिवाइज करा चुका हूँ उसको मैं थोड़ा और जल्दी कराऊंगा। 10 से 15 मिनट में, चाहे आप 10वीं क्लास में भी चले जाना, 15 मिनट से ज्यादा रिवीजन में टाइम नहीं लगेगा। और ये आदत आपको डालनी है। जितना टाइम मैं एक्स्ट्रा रिवीजन में लेता हूँ वो 1 घंटा प्लस मैं आपको पढ़ाता हूँ। मेरा टारगेट है बच्चों को 1 घंटे क्वालिटी स्टडी में दी जाए। लाइव क्लास नहीं लेते, इसके पीछे कारण क्या है? एक तो मेरा ड्यूटी का इशू है। दूसरी बात, एक रीजन ये है कि वे लाइव क्लास लेते तो बच्चे का भी फालतू में कोई कमेंट आ जाए, पढ़ाई से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड आता है तो भी मजा आता है। एक्स्ट्रा कमेंट बहुत आते हैं, इस वजह से मैंने सोचा कि आपको कंटेंट से मतलब है, आपको उस चीज से मतलब है जिससे पेपर निकले, तो वो आपको यहाँ प्रोवाइड करवाया। आज थोड़ी तबीयत भी हल्की है तो एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं बिल्कुल फ्रेश। हमने देखा था कि आईसी चिप को, अच्छा कुछ एक बच्चे जो स्टार्टिंग में कोई नया बच्चा आएगा वो कहेगा यार इतना जल्दी पढ़ा रहा है, क्या समझ में आया? कुछ नहीं आया। ठीक है, रिवीजन करते हैं। ठीक है, रिवीजन करते हैं, ये हमारी आदत है, इसमें थोड़ा जल्दी चलते हैं। अब बहुत आरामदारी से चीजों को क्लियर करते हुए, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे। अच्छा, आईसी यूज हो रहा हो एज पर सीपीयू, तो उसको बनाने की 3 अहम कंपनियां थी। एक थी आपकी इंटेल, दूसरी एएमडी, और तीसरी है क्वालकॉम। इंटेल को आज के टाइम में जो कंपनी टक्कर दे रही है वो है आपकी एएमडी। एएमडी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? एडवांस माइक्रो डिवाइसेस। क्या फुल फॉर्म हो जाएगी? एडवांस माइक्रो डिवाइसेस। क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है वो इंटेल से है, लेकिन फिर भी ये साथ में आए हैं तो इनको पढ़ लेंगे तो कोई इतना ज्यादा नुकसान नहीं होगा। आपको कम से कम इतना तो ज्ञान होगा कि एएमडी क्या बनाती है। तो एएमडी राइजन सीरीज के माइक्रो प्रोसेसर बनाती है, ये बात आपको पता लगेगी, थोड़ा मजा आएगा पढ़ने में। तो कह रहे हैं कि इंटेल कंपनी की प्रतिद्वंदी अमेरिका की ही, कहां की है ये? अमेरिकन कंपनी, अमेरिका की ही कंपनी एएमडी है, जो क्या बनाती है भाई? जो एएमडी कंपनी है वो राइजन, राइजन नाम सुना होगा आपने, राइजन सीरीज के माइक्रो प्रोसेसर बनाती है। राइजन सीरीज के क्या बनाती है भाई? माइक्रो प्रोसेसर बनाती है। इंटेल माइक्रो प्रोसेसर ही है, यानी कि आपका सीपीयू ही है। ये राइजन सीरीज के माइक्रो प्रोसेसर बनाती है। और इसका जो फास्टेस्ट एएमडी का राइजन 9 है ना, वो क्या था? वो था कोर i9 14900 के। याद है क्या आपको? कोर i9 14900 के, ये देखो ये रहा कोर i9 14900 के, ये इसका फास्टेस्ट था। किसका? इंटेल कंपनी का। तो इसका एएमडी का फास्टेस्ट कौन सा है? 8% में ये बदल जाता है, नया कोई आ जाएगा। तो राइजन का है 7950X3D। थोड़ा सा अगर बाई चांस यहां से कोई क्वेश्चन आ जाए उठ के, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, X3D, ये लास्ट के 3 डिजिट पकड़ लेना, X3D है ना, X3D। तो ऐसे याद कर सकते हो, वैसे नहीं पूछा जाएगा, बस फुल फॉर्म ही पूछ ले तो क्या पता। तो इसमें क्या फीचर है, जैसे कंपैरिजन करते हैं, वो वाले में देखा हमने कि कैसे मेमोरी, कोर, कोर का मतलब समझा आपने, कोर, थ्रेड और कैसे मेमोरी दी थी। इसमें 16, 32 और 128 है। वहां क्या था? वहां जो था वो था 16। हमने देखा वहां क्या है, 16 नहीं, 16 को क्रॉस करके 24, 32 और 36। मतलब उसके कंपैरिजन में ये थोड़ा फास्ट है, इसी वजह से मार्केट में वर्चस्व दिखा रखा है किसने? इंटेल कंपनी ने। किसका है? इंटेल। तो बस मोटा मोटा पढ़ के चलेंगे कि 16 कोर है, 32 थ्रेड है और 132 की कैसे मेमोरी, कैसे मेमोरी इसकी अच्छी है। ठीक है, तो बस इतना सा ध्यान रखेंगे। एएमडी एडवांस माइक्रो डिवाइसेस बनाती है। कहाँ की कंपनी है? अमेरिका की कंपनी है। और ये क्या बनाती है? ये राइजन सीरीज के माइक्रो प्रोसेसर। राइजन सीरीज के माइक्रो प्रोसेसर कौन बनाती है? एएमडी कंपनी। ये बस इतना सा, ये पढ़ लीजिए पढ़ना चाहो तो, क्योंकि मेरा मकसद है कि भाई कोई चीज बचे ना, तो इस वजह से मैंने बता दिया कि फास्टेस्ट है इसका राइजन 7950 ये बना रही है। इसके अंदर फीचर है 16, 32, 128 की कैसे मेमोरी। क्लियर है भाई? फिर एक कंपनी और है जो आईसी चिप एज यूज हो रही हो सीपीयू के तौर पर, उसका नाम है क्वालकॉम। क्वालकॉम की फुल फॉर्म हो जाएगी क्वालिटी कम्युनिकेशन। क्वालिटी कम्युनिकेशन ये क्या बनाती है? तो भाई जो आप मोबाइल में, आपके जो प्रोसेसर होता है, एंड्रॉइड मोबाइल में जो प्रोसेसर होते हैं ना, उसका निर्माण ये क्वालिटी कम्युनिकेशन करता है।
और उस प्रोसेसर का नाम आपने सुना होगा, क्या है? स्नैपड्रैगन। क्या बनाती है ये? एंड्रॉइड मोबाइल फोन के ये माइक्रो प्रोसेसर बनाती है। एंड्रॉइड मोबाइल फोन जो आप यूज कर रहे हो, जिसमें आप मेरे को देख पा रहे हो, उसका माइक्रो प्रोसेसर कौन सी कंपनी बनाती है? क्वालकॉम बनाती है। और ये नाम बहुत बहुत कॉमन नाम सबने सुना होगा, जब आप फोन लेने जाते हो तो उनके फीचर में देखते हो कि स्नैपड्रैगन आपका प्रोसेसर है। सही है। इंटेल सीपीयू बनाती है। आपकी जो पिछली थी एएमडी एडवांस माइक्रो डिवाइसेस, वो भी सीपीयू बनाती है, लेकिन वो बनाती है स्नैपड्रैगन के नाम से। किसने? सॉरी, स्नैपड्रैगन नहीं, राइजन सीरीज के। और जो क्वालिटी कम्युनिकेशन है, ये भी आपके माइक्रो प्रोसेसर प्रोसेसर मतलब जो आपके कैलकुलेशन यानी कि सारी की सारी गणनाएं करता है, वही प्रोसेसर है। तो मोबाइल फोन का प्रोसेसर बनाती है क्वालिटी कम्युनिकेशन। क्वालिटी कम्युनिकेशन अमेरिका की कंपनी है, तो आपके मोबाइल फोन के प्रोसेसर बनाती है। कौन से? तो याद रखेंगे, स्नैपड्रैगन। कौन से बनाती है? स्नैपड्रैगन। बाहर, ये बस इतना सा ध्यान रखना है। एक बार रिवीजन के तौर पर देखते हैं कि इंटेल कंपनी ने, मार्कर का साइज ज्यादा बड़ा नहीं है क्या? ये सही है, चलो कोई बात नहीं, साफ साफ नजर आएगा। इंटेल ही कंपनी ने, ये भी अमेरिका की कंपनी, एएमडी कंपनी, ये भी अमेरिका की है ना, एएमडी। और एक आपकी क्वालिटी कम्युनिकेशन, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। इंटेल कंपनी क्या बनाती है? क्या हो रखा है भाई, मार्कर के साइज इतने? अच्छा, वो स्टार्टिंग में मैंने कुछ एडिटिंग। क्या बनाती है इंटेल? इंटेल बनाती है सर आपकी सीपीयू। क्या बनाती है? सीपीयू। और इसने जो इंटेल ने आपका वर्चस्व रखा पूरे 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 विश्व में, सबसे ज्यादा सीपीयू इंटेल ही कंपनी का। तो हमने देखा कि भाई ये सीपीयू बनाती है। सर ये वाली कंपनी भी आपके सीपीयू ही बनाती है। क्या बनाती है? सीपीयू बनाती है। लेकिन ये बनाती है सर राइजन सीरीज के। किसके? राइजन सीरीज के। बस ये बात मैं आपको थोड़ी सी माइंड में सेट करना चाहता हूँ। राइजन, राइजन कैसा कैसे लिख रहा था हिंदी में, कैसे लिखा था? राइजन, आर आई, राइजन हिंदी में लिख देते हैं राइजन, क्योंकि मेरी ना मात्रा मुत्रा बहुत गलत होती है भाई। ये बनाती है राइजन सीरीज के, आपके बनाती है सीपीयू। अच्छा, क्वालिटी कम्युनिकेशन सर, ये भी सीपीयू बनाती है। लेकिन ये सीपीयू आपके कंप्यूटर के नहीं बनाती, ये सीपीयू बनाती है किसके? मोबाइल फोन के। काट नहीं रही, इसके ब्रैकेट में लिख देते हैं कि भी ये बनाती है मोबाइल फोन के सीपीयू बनाते हैं, मोबाइल फोन के सीपीयू बनाते हैं। और कौन से बनाती है सर? ये बनाती है सर आपके स्नैपड्रैगन। क्या बनाती है? स्नैप स्नैप ड्रैगन। ड्रैगन की स्पेलिंग देख लेते हैं। स्नैपड्रैगन, DRAGON, ठीक है। स्पेलिंग बहुत गलत होती है भाई, है ना। जैसे मैंने वहां ट्रांजिस्टर की स्पेलिंग गलत लिख दी थी, ट्रांजिस्टर, स्नैपड्रैगन, बस ये ध्यान रखना है। तो इंटेल के बारे में डिटेल से हमने जान लिया, फाउंडर देख लिया गोल्डन मोर्रे और रॉबर्ट नोइसे को साथ 1968 में, है ना। हेडक्वार्टर देख लिया। फर्स्ट टाइम इसने जो कमर्शियल सीपीयू बनाया वो इंटेल 40044 बिट का बनाया। इसका हमने फास्टेस्ट भी देख लिया, i9 का 14900 के। इसको डिटेल से कर लिया क्योंकि क्वेश्चन पूछा है। इनके बस नाम एएमडी एडवांस माइक्रो डिवाइसेस सीपीयू बनाती है, राइजन सीरीज। उसका याद रखो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। उसमें ध्यान मैंने बताया था X3D है लास्ट में जो नंबर। क्वालिटी कम्युनिकेशन मोबाइल फोन के सीपीयू बनाती है, माइक्रो प्रोसेसर बनाती है। और कौन सा? स्नैपड्रैगन। बस तो मैं इरेज कर देता हूं। बस आपको ये मैं बताना चाहता था कि बस इनके नाम, फुल फॉर्म और ये पता होना चाहिए भाई ये क्या है। क्लियर है। अब बात करते हैं कि भारत का, है ना, भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? भारत का पहला, भारत का हम ये नहीं देख रहे कि भारत का फर्स्ट टाइम कंप्यूटर वगैरह कब आया, पर फर्स्ट टाइम आपका आईसी चिप कब यूज हुई, हम देख रहे हैं। थोड़ी तबीयत खराब है भाई, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, इरिटेट हो रहे हो तो कर लेना, है तो है, अब क्या करें। भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? तो वो था शक्ति। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ना। उस टाइम जब आता था ना तो कभी करंट का मुद्दा था, मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को उठा के देखा तो उसमें दे रखा था भारत का पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था, तो उसका नाम कौन सा है? उसका नाम है जी शक्ति। कब आया था? 2019 में। किस कंपनी ने बनाया था? तो दो कंपनियों के नाम याद रखने, आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, यानी कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, आईआईटी मद्रास ने। और साथ में आपकी आदर्श आदर्श नहीं, अर्धचालक सेमीकंडक्टर लैब, है ना, सेमीकंडक्टर लैब कहाँ की? चंडीगढ़ की। इन दोनों ने मिलकर आपका क्या बनाया? भारत का पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाया। क्योंकि एक कंपनी क्यों नहीं है सर? क्योंकि भाई देखो, सॉफ्टवेयर तो वहां का था, है ना, लेकिन उसकी टेस्टिंग लैब, क्योंकि ये लैब है अर्धचालक लैब, ये कहाँ थी? चंडीगढ़। तो इन दोनों ने मिलजुल के बनाया, तो इसका क्रेडिट दोनों इन संस्थाओं को दे दिया गया। तो आपसे पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है, तो उसका नाम क्या रहेगा? बस ये नाम याद रखेंगे। क्या नाम है उसका? शक्ति। क्या नाम है जी? शक्ति है। और ये कब आया? 2019 में। किन किन कंपनी? आईआईटी मद्रास और सेमीकंडक्टर लैब चंडीगढ़ के द्वारा ये बना हुआ है। ये देख लीजिए, शक्ति, आईआईटी मद्रास और सेमीकंडक्टर लैब चंडीगढ़, ठीक है, ये आपका बना था। और कब बना था? 2019 में।
क्लियर है? तो माइक्रो प्रोसेसर सीपीयू के बनाने वाली कंपनियों के बारे में हमने देखा, इंटेल, एएमडी और क्वालिटी कम्युनिकेशन। फिर भारत का भी देख लिया, भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर शक्ति जो 2019 में आया। क्लियर है? अब देखते हैं कि इस सीपीयू के पार्ट क्या है। देखो एक चीज मैं यहां क्लियर कर दूं, देखो मैं ना पार्ट कंपोनेंट्स ऑफ मदरबोर्ड करा रहा हूं। आपने देखा ना कि हम क्या कर रहे हैं, कंपोनेंट्स ऑफ मदरबोर्ड करा रहे हैं। कंपोनेंट्स ऑफ मदरबोर्ड कहां गया यार भाई, जल्दी से आ जा। कंपोनेंट्स ऑफ मदरबोर्ड करा रहे हैं, ये कर रहे हैं। हम कर रहे हैं सीपीयू को, इस वाले यहां जो लग रही है डिवाइस उसको कर रहे हैं, जिसका नाम है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू सॉकेट में लगती है। मैं चाहता तो इस वाली चीज को सिंपल सा बता के निकल जाता, लेकिन मैंने ये सोचा कि भाई इसको जब उठाया तो इसको फिनिश ही कर लें, इसको फिनिश कर ले। हालांकि सीपीयू के अंदर ही पार्ट के बाद ना मैं लॉजिक गेट के बाद फ्लिप फ्लॉप है ना, फ्लिप फ्लॉप और मेमोरी यूनिट के तहत हम रजिस्टर को करते हैं, लेकिन वो अब की बार नहीं कराऊंगा मैं, अब की बार उसको अलग से कराऊंगा ताकि एक बार मैं कंपोनेंट को अच्छे से फिनिश कर दूं। तो हम पहले पार्ट ऑफ सीपीयू को करने के बाद फिर नया कोई कंपोनेंट उठा लेंगे, नया कोई कंपोनेंट उठा लेंगे, क्योंकि फिर आपको लगेगा कि सर एक ही टॉपिक ने आपने तो इतना खींच दिया, अब ऊपर से जाने लग गया। तो बस सीपीयू को अच्छे से फिनिश कर लेते हैं। सीपीयू के अंदर जो 3 टॉपिक है जो हमें अच्छे से करने होते हैं इसी आर्किटेक्चर वाले में, एक तो लॉजिक गेट, एक आपका बहुत अच्छे से समझाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, एक आपका रजिस्टर और एक आपका फ्लिप फ्लॉप। लॉजिक गेट, फ्लिप फ्लॉप और रजिस्टर, ये 3 टॉपिक करने होते हैं, लेकिन उनको मैं लास्ट में कराऊंगा, उनको अलग से एक चैप्टर बना के मैं करा दूंगा। फिलहाल हमें जो कवर करना है वो सीपीयू को ही करना है। तो सीपीयू के कितने भाग हैं, पार्ट ऑफ सीपीयू, सीपीयू के कितने भाग हैं, ये फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर में मैंने बता दिया था, लेकिन अब थोड़ा सा डिटेल से इनको जान लेंगे। तो पहला जो भाग है वो है आपका अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, यानी कि अंकगणितीय एवं तार्किक इकाई। हिंदी वाले नाम तो वैसे परेशान करने के लिए है। फिर पेपर में जो फुल फॉर्म आती है वो यही आएगी, एएलयू की फुल फॉर्म। ये नहीं मिलेगा, ये मिलेगा अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। दूसरी जो यूनिट है वो क्या है, दूसरी जो यूनिट है वो आपकी है कौन सी, नियंत्रण इकाई, लेकिन इंग्लिश वाला नाम अच्छे से याद कर सकते हो, कंट्रोल यूनिट। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट। और तीसरी जो इकाई है वो आपकी कौन सी है, रजिस्टर, लेकिन अच्छे रजिस्टर को हिंदी में और इंग्लिश में सेम ही कहेंगे, तो रजिस्टर। ठीक है? तो 3 पार्ट है अपने सीपीयू के। पहला पार्ट हम कहेंगे तो क्या कहेंगे, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जिसे एएलयू बोलते हैं। दूसरा जो पार्ट रहेगा जिसे आप कंट्रोल यूनिट कहते हो, और तीसरा जो पार्ट रहेगा जिसे आप रजिस्टर बोल रहे हो वो आपका मेमोरी यूनिट होता है। क्या होता है, मेमोरी यूनिट। तो रजिस्टर भी बोल सकते हो और उसे आप मेमोरी यूनिट भी बोल सकते हो। तो सीपीयू के कितने भाग है, सीपीयू के मेनली 3 भाग है जिन्हें हमें अच्छे से पढ़ना होता है। ठीक है? अब देखते हैं सबसे पहला जो पार्ट है वो सीपीयू का कौन सा है, हिंदी वाले नाम में से लिख रखे हैं, तार्किक एवं अंकगणितीय एवं तार्किक इकाई, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। वे इंग्लिश वाला नाम अच्छे से कर देंगे क्योंकि ये पेपर में फुल फॉर्म के तौर पर पूछा जाता है। बोल रहा है कि सीपीयू का ऐसा भाग जो अंगगणितीय एवं तार्किक, अंगगणितीय एवं तार्किक यानी कि अर्थमेटिक एंड लॉजिक, अर्थमेटिक और लॉजिक गणनाएं करता है। क्योंकि कंप्यूटर में इनपुट के तौर पर आपने जो डाटा, डाटा आपका रॉ फैक्ट्स होता है जिसका कोई मतलब नहीं होता, उस डाटा पर आपने स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दिए हैं। उन इंस्ट्रक्शन के आधार पर, उन्हीं इंस्ट्रक्शन के आधार पर ये आपकी क्या करेगा, ये आपकी गणनाएं करेगा। क्या करेगा, गणनाएं। कैसी गणनाएं करेगा सर, अर्थमेटिक करेगा और लॉजिक। अर्थमेटिक गणनाएं कौन कौन सी हो सकती है, सर ये जोड़ेगा, क्या बोलेंगे सर, ये प्लस करेगा, सर ये माइनस करेगा, सर ये मल्टीप्लाई करेगा, और सर ये डिवाइड करेगा। ये हो जाएगी आपकी कौन सी, अर्थमेटिक गणनाएं। ये कौन सी हो जाएगी भाई, अर्थमेटिक गणनाएं हो जाएगी। तो तार्किक में कौन सी गणनाएं करेगा सर, ये कंपैरिजन करेगा। कोई संख्या बड़ी है, छोटी है, बराबर नहीं है, बड़ी और बराबर है, या छोटी और बराबर है, तो क्या बोलेंगे सर, कोई संख्या ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, इक्वल टू, इक्वल टू, और नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। तो ये सारी गणनाएं कौन करेगा, ये सारी गणनाएं आपका कंप्यूटर के सीपीयू के कौन सा भाग, सीपीयू के सर ऊपर वाला भाग जिसे अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट कहते हैं वो करेगा। चलिए ना भाई, तो ये इसके बारे में हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, बस ये फिर से आया तो इतना डिटेल से जाने की जरूरत नहीं है। अब सर फिर क्यों बता रहे हो आप, इस वजह से बता रहे हैं, ये वाली लाइन आया हुआ क्वेश्चन है पेपर में, ध्यानपूर्वक देखेंगे। कह रहे हैं कि एएलयू में प्रोसेसिंग या गणनाएं के दौरान कम समय के लिए डाटा स्टोरेज हेतु रजिस्टर का प्रयोग करते हैं, और उस रजिस्टर का नाम क्या है, एक्यूमुलेटर। रजिस्टर, ये एव नहीं है, यहां से एसएसएलएस लगा देना। उस रजिस्टर का नाम क्या है, उस रजिस्टर का नाम है एक्यूमुलेटर। क्या नाम है उसका, एक्यूमुलेटर। आप कहोगे सर एक्यूमुलेटर रजिस्टर है, बिल्कुल है। जब आप टॉपिक को कवर करोगे ना तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि रजिस्टर का नाम एक्यूमुलेटर है।
कहने का मतलब समझो, थोड़ा सा मैं बता रहा हूं, हालांकि थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक जाएंगे, लेकिन समझना जरूरी है क्योंकि आगे चलकर ये बात आएगी। अब तुमको कहेगा सर इसका प्रयोग क्यों किया, इसका प्रयोग क्यों किया, तो वो थोड़ा सा बता रहा हूं मैं। क्योंकि आप सर स्टोरेज के तौर पर, डाटा को स्टोरेज के तौर पर, तो सर आप डाटा को किसी मेमोरी में स्टोर करते हैं, इसमें क्यों किया। तो देखो ऐसा होता है कि जब सीपीयू वर्क कर रहा होता है, ये क्या करेगा, ये अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ये है, यही तो है ना, क्या करेगा, यही करेगा सर आपकी गणनाएं, मैथ की गणनाएं, सर ये रीजनिंग की कंपैरिजन यही करेगा। अब सीपीयू का एक भाग है मेमोरी, और इस मेमोरी के अंदर पता है क्या है, इस मेमोरी के अंदर है रजिस्टर, इस मेमोरी के अंदर क्या है सर, इस मेमोरी के अंदर है रजिस्टर, और उस रजिस्टर में एक रजिस्टर का नाम है सर एक्यूमुलेटर, एक रजिस्टर का नाम क्या है, एक्यूमुलेटर है। तो भी देखो, जब इस ये प्रोसेसिंग कर रहा था, प्रोसेसिंग इन द सेंस एएलयू आपकी गणना कर रहा था, उन गणना को कंट्रोल कर रही थी कंट्रोल यूनिट, तो उस प्रोसेसिंग के दौरान, उस प्रोसेसिंग से पहले इसको कोई डाटा स्टोर करना है। ऐसे समझो कि भाई जब कोई आप काम कर रहे हो, मान लो कि आपका काम है ना थोड़ा सा हैवी लोड का है, मतलब तो आप सारी चीजें पहले से अरेंज कर कर आप अपने नियर रीच में रख देते हो। जैसे आप किसी डेस्कटॉप पे बैठे हो, आपको कोई काम करना है, ठीक है, मान लो कि ऑफिस का एग्जांपल लेते हैं, तो भी आपने सारी फाइलें रख ली जिनकी जरूरत पड़ेगी, है ना। आपने फिर एक बैग रख लिया जिसमें आपको कोई चीज को पॉइंट आउट करना, हाइलाइटर हो उस बैग में, मतलब पेन हाइलाइटर वो रख लिए। आपने अपने मोबाइल फोन का चार्जर रख लिया कि भाई जरूरत पड़ेगी तो मोबाइल फोन अगर चार्ज लगाना हो तो रख लेंगे। आपने लैपटॉप रख लिया, अभी इंपॉर्टेंट कोई सी को में, मतलब आपकी जरूरत की चीजों को आपने अपने आजू बाजू रख लिया कि आपको उठ के ना जाना पड़े और आपका टाइम खराब ना हो। तो जब सीपीयू प्रोसेसिंग कर रहा था, एएलयू आपकी अर्थमेटिक एंड लॉजिक गणनाएं कर रहा है, तो प्रोसेसिंग और प्रोसेसिंग के दौरान आपको, क्योंकि वो डाटा अब तक स्थायी नहीं है, प्रोसेसिंग के बाद आपका डाटा स्थायी हो जाता है, जिसको आप परमानेंट स्टोरेज डिवाइस, इसमें आप सेकेंडरी डिवाइस में स्टोर कर देंगे। तो प्रोसेसिंग के दौरान हो सकता है कि आपको डाटा चेंज भी करना पड़ जाए, और फिर वो बाहर जाके, सीपीयू से बाहर जाके कहीं स्टोर करते हैं तो उसमें टाइम लगेगा। सीपीयू के बाहर सीपीयू की रानी बैठी है जिसे आप रैम कहते हो, रैम में जाके आप स्टोर कर सकते हो, लेकिन रैम से आप डाटा लेते भी हो, रैम को डाटा देते भी हो। लेकिन अगर कैलकुलेशन के दौरान आपको कहीं डाटा स्टोर करना होगा तो वो आप सीपीयू से बाहर मत कीजिए, अगर ऐसा करेंगे तो टाइम लगेगा, पहले जाके वहां डाटा स्टोर, ऐसे समझ लो आपका ये रूम है जिसमें आप स्टडी कर रहे हो अभी, और आपकी बुक्स है ना वो साइड वाले किसी रूम में हो, और अगर आपको किसी टॉपिक को पढ़ रहे हो और ध्यान आया कि भी यार ये चीज तो मेरे को समझ में नहीं आ रही, चलो दूसरी बुक में देखता हूँ, तो डिस्टर्बेंस हुई कि नहीं हुई, आप दूसरे रूम से बुक लेके आ रहे हो, आप अपने बुकों को यहीं रखो, स्टडी टेबल के आजू बाजू रखो। स्टडी टेबल पे बुक, स्टडी टेबल होता ही किस लिए, इसी वजह से होता है ना, कोई टॉपिक में अगर कोई चीज फंस गई तो दूसरी बुक में से देखना, तो हाथों हाथों से देख लिया। समझ गए इस बात को। तो जब प्रोसेसिंग हो रही है तो वहां का डाटा आप वहीं स्टोर कीजिए ताकि टाइम ना लगे। तो कैलकुलेशन के दौरान एएलयू हेल्प लेता है अस्थायी तौर पर डाटा को स्टोर करने के लिए, और हेल्प किसकी लेता है, इसके सबसे निचली पार्ट, इसी सीपीयू के सबसे निचले पार्ट जिसको आप मेमोरी यूनिट कहते हो, उस मेमोरी यूनिट में होते हैं रजिस्टर, उस मेमोरी यूनिट में क्या होता है, रजिस्टर, और उनमें से एक रजिस्टर का नाम है एक्यूमुलेटर, तो उसमें ये अस्थायी तौर पर डाटा को स्टोर कर देता है। एएलयू में प्रोसेसिंग या गणनाओं के दौरान कम समय के लिए डाटा स्टोरेज, ध्यान रखेंगे कैसे, अस्थायी तौर पर, अस्थायी तौर पर, जैसे ही चुप हो जाता हूं ना रियलाइज हो जाता है कि तबीयत खराब है, ठीक है, तो बोलते रहते हैं, तो बोलते रहते हैं। अस्थायी तौर पर डाटा को कहां स्टोर करेगा, अस्थायी तौर पर ये डाटा को एक रजिस्टर में स्टोर करता है, किसमें स्टोर करता है, एक रजिस्टर में स्टोर करता है सर, और उस रजिस्टर का नाम क्या है, एक्यूमुलेटर है, उस रजिस्टर का नाम क्या है, एक्यूमुलेटर है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, परमानेंट स्टोर करेंगे तो एक रजिस्टर का नाम है एमबीआर, मेमोरी बफरिंग रजिस्टर, उसी को बोलते हैं मेमोरी डाटा रजिस्टर, वो परमानेंट स्टोर करता है। ये अस्थायी तौर पर, क्योंकि अभी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, अभी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, हो सकता है कि डाटा को आपको बदलना पड़ जाए, तो अस्थायी तौर पर डाटा को स्टोर वहां करेगा जहां पर टाइम कम लगे, कम समय के लिए डाटा को स्टोरेज है तो कहां भेज देता है, रजिस्टर, और उस रजिस्टर का नाम क्या है, एक्यूमुलेटर। आपसे पूछा जाएगा कि एएलयू अपनी गणनाएं के दौरान किस रजिस्टर की सहायता लेता है, एक्यूमुलेटर की, ऐसे क्वेश्चन है, ठीक है, आए हुए क्वेश्चन है, दो तीन तरीके से पूछ रखा है। एक एएलयू, सीपीयू का एएलयू भाग अर्थमेटिक एंड लॉजिक गणनाएं करने के लिए अस्थायी तौर पर डाटा को कहां स्टोर करता है, एक्यूमुलेटर, किस रजिस्टर की सहायता लेता है, एक्यूमुलेटर। समय बचाने के लिए डाटा को कहां स्टोर करता है, रजिस्टर, कौन से रजिस्टर में करता है, एक्यूमुलेटर। इस प्रकार से क्वेश्चन क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, बहुत बढ़िया। फिर है जी आपकी कौन सी यूनिट, आपकी है जी कंट्रोल यूनिट, कौन सी है, कंट्रोल यूनिट, सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट।
सीयू का पूर्ण नाम कंट्रोल यूनिट है। यह कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है। कंप्यूटर के सभी जितने भी कंपोनेंट लगे हैं उनको क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है। कोऑर्डिनेट का मतलब तो समझते हो ना, कि भाई देख रेख कर रहा है कि भाई कोई दिक्कत तो नहीं है। ये दो प्रकार के सिग्नल जनरेट करते हैं, कंट्रोल है ना यूनिट है ना, दो प्रकार के सिग्नल जनरेट करती है। ठीक है, कौन कौन से? एक जनरेट करती है टाइमिंग सिग्नल। कौन सा सिग्नल जनरेट करती है? टाइमिंग सिग्नल। और एक जनरेट करती है कौन सा? कंट्रोल सिग्नल। कंट्रोल कंट्रोल यूनिट है तो कंट्रोल सिग्नल जनरेट करती है। दो प्रकार के सिग्नल जनरेट करती है, एक जनरेट करती है जी टाइमिंग सिग्नल और दूसरा जनरेट करती है आपका कंट्रोल सिग्नल। समझिए, जो टाइमिंग सिग्नल है वो निर्धारित करता है कि कोई भी टास्क कितने समय में, माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड में पूरा हो जाए। कैलकुलेशन करनी है, अब यूजर ने कोई कैलकुलेशन टास्क दे दिया और आप बैठे वेट कर रहे हो, अभी आउटपुट आएगी, अभी कंप्यूटर रिस्पॉन्स देगा, अभी देगा, फिर इसको कौन पूछेगा भाई? इसको कौन पूछेगा? फिर ये अपनी जरूरत नहीं है, फिर ये तो अपनी मजबूरी हो जाएगी। तो हम ने कंट्रोल यूनिट है, सारे कंपोनेंट्स को कोऑर्डिनेट कर रही है। ये चेक करती रहती है कि कोई कंपोनेंट अगर काम नहीं कर रहा है तो फिर ये वार्निंग देती है और देखती है कि मैंने जो टाइमिंग सिग्नल इतने टाइम की मैं लिमिट रखती हूँ उसके तहत कोई काम कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो बस बाहर निकालो उसे। मतलब जो यूजर है उसको इन्फॉर्म कर दे कि भाई आपका ये कंपोनेंट सही से काम नहीं कर रहा। तो ये दो प्रकार के सिग्नल जनरेट करती है। सिग्नल का नाम क्या है? टाइमिंग सिग्नल और कंट्रोल सिग्नल। ये नहीं पूछा जाएगा पेपर में, बस आपसे ये पूछा जाता है कि कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर की सभी गतिविधियों को नियंत्रित कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट, इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ा? कंट्रोल यूनिट सारी की सारी गतिविधियों को कंट्रोल करता है, तो इसको कंप्यूटर का हार्ट कहते हैं, हार्ट ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, या केंद्रीय नाड़ी तंत्र कहा जाता है, केंद्रीय नाड़ी तंत्र कहा जाता है। और दोनों ही क्वेश्चन ना पेपर में आए हुए हैं, मैं इधर स्टार लगा देता हूँ, दोनों क्वेश्चनों को ध्यान से देख लेना। कंफ्यूजन आपको हो सकती है कि सर ये तो हार्ट हो गया, तो लिंक बनाते हैं, दोनों याद हो जाएंगे। अपना हार्ट पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करता है और ब्लड के माध्यम से ऑक्सीजन को भेजता है, तभी आपकी सारी सेल्स जीवित रहती है। तो पूरे कंप्यूटर के सभी मदरबोर्ड पे कंपोनेंट है और बाहर से जो पेरिफेरियल डिवाइसेस है, इनपुट, स्टोरेज, आउटपुट, उन सब के बीच में कोऑर्डिनेट करने का काम, उनको टाइमली काम करवाने का काम कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। कौन से सिग्नल के द्वारा? कंट्रोल और टाइमिंग सिग्नल। तो जिस प्रकार से हार्ट हार्ट वाली जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, ठीक उसी प्रकार से इसके कंट्रोल और टाइमिंग सिग्नल पूरे कंपोनेंट्स में, पूरे कंपोनेंट्स को कोऑर्डिनेट करके कंट्रोल और टाइमिंगली उस चीज को, टास्क को परफॉर्म कराते हैं। इस वजह से इसको कंप्यूटर का हार्ट कहा जाता है। क्लियर है? दूसरा सर, ये केंद्रीय नाड़ी तंत्र का तंत्र, आपके जो मस्तिष्क से जो न्यूरॉन्स से जो आपकी क्या निकली है, ये जो क्या बोलेंगे यार, तंत्रिकाएं निकली है, ठीक है, पर्टिकुलर नाम जो भी आपका नर्व सिस्टम से जो नर्व से निकली है, वो पूरी बॉडी में, पूरी, अब मैं ये हाथ हिला रहा हूँ, ये किस वजह से? ये मस्तिष्क के वजह से ही है। मस्तिष्क से जो सिग्नल है, न्यूरॉन से ने जो सिग्नल, आपका सेल्स ने जो सिग्नल भेजा, उसी की वजह से। तो पूरे कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट है उनके बीच में भी वो कैसे काम कर रहे हैं, कितना टाइम ले रहे हैं, किस प्रकार से उनको कैसा काम, किस, कौन इसको पहले करना है, कौन बाद में, इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? कंट्रोल यूनिट। तो केंद्रीय नाड़ी तंत्र, तो जिस प्रकार से पूरी बॉडी के अंग आपके ऑपरेट हो रहे हैं आपके नर्व माइंड से, तो ठीक उसी प्रकार से माइंड तो अपना कौन हो गया? कंप्यूटर का सीपीयू, उसी का एक भाग है। ये समझ लीजिए, जैसे सीपीयू अपना दिमाग, और दिमाग से क्या निकले? दिमाग के अंदर है आपके तंत्रिकाएं, कौन सी तंत्रिकाएं? नर्वस तंत्रिकाएं, यानी कि केंद्रीय नर्वस तंत्रिकाएं हैं, जो नर्वस सिस्टम की जो तंत्रिकाएं हैं। तो दिमाग सीपीयू, दिमाग सीपीयू हो गया। और सीपीयू का एक भाग क्या है? सीपीयू का एक भाग है जी कंट्रोल यूनिट। तो दिमाग के ही से निकली आपकी तंत्रिकाएं, कौन सी तंत्रिकाएं? केंद्रीय नाड़ी तंत्रिकाएं। हो गया लिंक? सीपीयू तो कंप्यूटर का दिमाग, कंट्रोल यूनिट तो जिस प्रकार से दिमाग था, दिमाग का एक भाग, दिमाग के ही अंग हो गया, भाग तो नहीं कहेंगे क्योंकि भाग तो उसके आगे पीछे के, वो मध्य भाग, पश्चिम भाग, मेंडुला ऑब्लांगेटा, ये नाम होते हैं ना अजीब अजीब से। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि भाई जिस प्रकार से सीपीयू, सीपीयू का एक भाग कंट्रोल यूनिट, तो ठीक उसी प्रकार से दिमाग, और दिमाग में से आपकी तंत्रिकाएं निकली है, कौन सी? केंद्रीय नाड़ी तंत्रिका, और वो कौन है? आपकी कंट्रोल यूनिट। तो दोनों शब्द को लिंक बना के याद रखना। हार्ट ऑफ कंप्यूटर, सारा हार्ट के माध्यम से ही सारी बॉडी में आपके ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, सारी चीजों को, सारे सेल को चेक करता है कि हाँ जीवित है क्या भाई, ऑक्सीजन लेके आया हूँ, चल उठो खड़ा हो, समझ गए? तो ये कौन करता है? ये आपका कंट्रोल यूनिट करता है, इस वजह से हार्ट ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। और उस सिग्नल को लेके कौन जाती है? उस सिग्नल को सारी टाइम इंडिविजुअल वर्क कर रही है कि कोशिका अच्छे से काम कर रही है कि नहीं कर रही, नहीं कर रही है,
तो आपको पता है कि कोशिका के अंदर एक आत्मघाती थैली होती है, ज्यादा नहीं घुसेंगे बायो में, बस ध्यान रखेंगे कि वो आपके केंद्रीय नाड़ी तंत्रिका के द्वारा कंट्रोल होती है। तो कंट्रोल यूनिट के नाम है हार्ट ऑफ कंप्यूटर और केंद्रीय नाड़ी तंत्रिका, ये दोनों पेपर में आए हुए हैं और ये सारे कंपोनेंट्स को कोऑर्डिनेट करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम द्वारा संचालित सभी गतिविधियों, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग स्टोरेज तथा संचालन एवं नियंत्रण कौन करते हैं? कंट्रोल, सारी की सारी चीजों को कंट्रोल करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम की के एग्जीक्यूटिव हेतु कंट्रोल यूनिट का उत्तरदायित्व, कहने का मतलब है सारी की सारी गतिविधियों को नियंत्रित कौन करता है? कंट्रोल, किसके माध्यम से? टाइमिंग और कंट्रोल सिग्नल। क्या क्या है? हार्ट ऑफ कंप्यूटर और केंद्रीय नाड़िका तंत्र। कुछ 3-4 शब्द आए हैं। हमने सबसे पहले तो देखा कि मदरबोर्ड को क्या कहते हैं? रीढ़ की हड्डी, बैकबोन ऑफ कंप्यूटर। हमने देखा सीपीयू को क्या कहते हैं? सीपीयू को कहते हैं हार्ट ऑफ कंप्यूटर, हार्ट ऑफ कंप्यूटर। तो फिर ये क्या है सर? ये भी तो आपका, सर ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, हार्ट ऑफ कंप्यूटर बोल दिया, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का दिमाग। फिर कंप्यूटर के दिमाग के अंदर ही एक भाग है कौन? सीपीयू के अंदर ही भाग है कंट्रोल यूनिट। तो दिमाग के बाद आपका जो भाग बना वो आपका बना हार्ट ऑफ कंप्यूटर। 3 नाम। चौथा नाम, इसी हार्ट ऑफ कंप्यूटर को हम कहते हैं केंद्रीय नाड़िका तंत्र, केंद्रीय नाड़िका तंत्र। फिर अपना एक पार्ट है सीपीयू का सबसे नीचे वाला पार्ट, इसे मेमोरी बोल देते हैं। इसी को कुछ बुकों में रजिस्टर बोला जाता है, इसी को कुछ बुकों में रजिस्टर के नाम से डिनोट किया जाता है, और इसी को कुछ बुकों में कह देते हैं कि भाई यहाँ पर आपकी नॉन टेम्परेरी, टेम्परेरी डाटा स्टोरेज, ये लिखने की जरूरत नहीं, ये तो बस पढ़ लेंगे, इसको बस पढ़ लेंगे। तो कह रहे हैं कि मेमोरी कंप्यूटर का वह इलेक्ट्रॉनिक स्थान है जहां डाटा, सूचना और निर्देश तथा प्रोग्राम संग्रहित स्टोर किए जाते हैं। क्या स्टोर किए जाते हैं? अभी जो डाटा आया है, जिस पे आप कैलकुलेशन कर रहे हो, है ना, जो डाटा आया है, फिर डाटा से आपने प्रोसेसिंग कर दी, सूचना निर्देश बन गए, और उससे रिलेटेड जो भी प्रोग्राम है उसको संग्रहित करके रखता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि कैलकुलेशन, हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि प्रोग्राम क्या लगेगा, तो उस प्रोग्राम को ये क्या करता है? स्टोर करके रखता है। ठीक है भाई। फिर कह रहे हैं कि जब इन डाटा तथा निर्देशों को सिस्टम की आवश्यकता होती है तो ये तत्काल उपलब्ध हो जाते हैं, क्योंकि इससे बाहर जाके किसी किसी परमानेंट मेमोरी में स्टोर करते हैं, जिसको सेकेंडरी डिवाइस कहते हैं आप, ठीक है। तो उसमें से फिर लेके आना, क्योंकि कंप्यूटर का काम प्रोसेसिंग है, यूजर है, टाइम टू टाइम उसको कमांड देता रहता है कि भाई अब ये काम कर, अब ये काम कर, ये कर, वो कर। तो ये अपने अंदर डाटा को टेम्परेरी स्टोर रखता है कि बार बार प्रयोग होने वाले प्रोग्राम को अपने अंदर स्टोर रखता है। वो डाटा जो बार बार यूज में आ रहा है उसको स्टोर कर देगा, किसमें? इसी के रजिस्टर में। और वो रजिस्टर आपके इलेक्ट्रॉनिक स्थान है। आप उस रजिस्टर को खंगोलोगे तो पता लगेगा रजिस्टर एक्चुअल में कोई चीज नहीं है। रजिस्टर तो फ्लिप फ्लॉप से बना है, और फ्लिप फ्लॉप भी कोई चीज नहीं है। फ्लिप फ्लॉप तो एक लॉजिक सर्किट है, लॉजिक गेट है। तो कहने का मतलब जो पाथ बने हैं इसके अंदर, उन्हीं के अंदर ना कहीं जाके फ्लिप फ्लॉप में सिंगल बिट स्टोरेज के तौर पर सिंगल बिट डाटा स्टोर हो जाता है, 0 और 1 के फॉर्म। सारी चीजें आएगी। अभी मैं तुमको गुणगान करने लग जाऊं, ये सिंगल बिट स्टोरेज, ये वो फलाना ढिमकाना, सब ऊपर से चला जाएगा। और इससे पहले बहुत सारे आपने कोशिश भी की होगी पढ़ने से, और एक बार वहां जो टीचर बताता है समझ में भी आ जाता है, लेकिन बाद में फिर वही से कंफ्यूजन हो जाती है। तो अब कंफ्यूजन नहीं होना है, सारी कंफ्यूजन दूर होगी। जब इस डाटा या निर्देश को सिस्टम की आवश्यकता होती है तो ये तत्काल उपलब्ध हो जाते हैं। तो क्या हो जाते हैं? भी तत्काल, बाहर जाके स्टोर करेंगे सीपीयू से तो टाइम लगेगा, तो उसी में आपको तत्काल रूप से उपलब्ध हो जाए। इस वजह से इसके सीपीयू के एक भाग मेमोरी में ही स्टोर कर देते हैं। मेमोरी में डाटा स्टोर करने हेतु अनेक स्थान होते हैं, जिसे मेमोरी लोकेशन कहा जाता है। बस ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, स्टार लगा देता हूं, ध्यान रखना, हैशटैग दे देते हैं कि ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन। मेमोरी लोकेशन क्या है? तो डाटा को स्टोर करने का स्थान आपका क्या कहलाता है? मेमोरी लोकेशन कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? मेमोरी लोकेशन कहलाता है। जब आपको सीडी, डीवीडी और वो पढ़ाऊंगा ना मैं, तो उसमें भी कुछ ऐसे ही शब्द आएंगे, है ना, कि डाटा को जब स्टोर करते हैं तो एक खंड बना देते हैं जिसे सेक्टर कहते हैं। बहुत सारे सेक्टर मिलकर ये बनाते हैं, बहुत सारे ये मिलकर वो बनाते हैं, ऐसे कुछ शब्द आएंगे। तो ठीक उसी प्रकार से अपने कंप्यूटर के सीपीयू, सीपीयू मतलब ब्रेन ऑफ कंप्यूटर में नीचे वाला जो भाग है मेमोरी, उसमें जहां पर डाटा स्टोर होता है, डाटा स्टोर होगा तो मेमोरी है, तो उस मेमोरी को क्या कहते हैं? मेमोरी लोकेशन। जहां पर डाटा स्टोर हुआ है उसे मेमोरी लोकेशन कहा जाता है। तो मेमोरी में डाटा स्टोर करने हेतु अनेक स्थान है जिन्हें मेमोरी लोकेशन कहा जाता है। मेमोरी को मुख्य रूप से दो भागों में, कौन कौन से? प्राथमिक, ये अलग जाके बात कर रहा है, ठीक है। मेमोरी अपनी कंप्यूटर वाली सीपीयू वाली खत्म हो गई, प्राथमिक और द्वितीय मेमोरी में बांटा जाता है। ये नहीं कि सीपीयू के नीचे वाले भाग को प्राथमिक और द्वितीयक में बांट दिया, नहीं। वो तो जहां पर है उन दो में से कोई एक है वो, या तो वहां परमानेंट स्टोर हो रहा है तो आपका कौन सा है? सेकेंडरी मेमोरी है। टेम्परेरी स्टोर हो रहा है तो आपका प्राइमरी मेमोरी है। तो ये जो मेमोरी है सीपीयू वाली, वो प्राइमरी के तौर पर है, यहाँ परमानेंट डाटा स्टोर नहीं होता। यहाँ तो बस वो जो डाटा स्टोर होता है जो बार बार प्रयोग में लाया जाता है।
जिसकी जरूरत आपको पड़ती रहती है वो डाटा स्टोर होता है। कहने का मतलब ये तो एक जुगाड़ है एक प्रकार का, थोड़े समय के लिए डाटा स्टोर करने के लिए रजिस्टर वाली मेमोरी में डाटा स्टोर कर दिया जाता है ना, मेमोरी प्रयुक्त रहती है। कहने का मतलब ये है, ऐसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर आगे चलेंगे, ठीक है, समझो इस बात को। आपका घर है, आपके घर में एक स्टोर है, उस स्टोर में आपने कुछ चीजों को स्टोर कर रखा है, वो चीजें स्टोर कर रखी हैं जो आपके घर में बार बार प्रयोग में आती है। कैसे? समझो इस बात को, समझो इस बात को, जैसे मान के चलो आपने घर में चीनी लगती है, चाय लगती है, आपकी हल्दी लगती है, किचन का जितना भी सामान है, या फिर मान के चलो आपके घर में कोई गेस्ट आ जाता है तो भाई आपको बिस्तर वगैरह एक्स्ट्रा चाहिए, चारपाई वगैरह एक्स्ट्रा चाहिए। तो मान के चलो आपके घर में चाय चीनी, किचन क्या बेस्ट एग्जांपल रहेगा उससे समझते हैं। जैसे किचन में क्या रहता है, आप ऐसे करते हैं कि भाई आधा 50 ग्राम चीनी लेके आते हो, ऐसे करते हो, चाय बना ली, फिर दोबारा से चाय बनाएंगे, चीनी ले आओ। नहीं, आप 5 किलो 10 केजी, या फिर जो किसान फैमिली है वो तो अपनी फसल लेके आता है तो एक कट्टा उठा के लेके आता है ना, कोई बड़ा परिवार है तो एक कट्टा चीनी लेके आएगा। वो चीनी आपके किचन में रख लेंगे, 1 किलो 2 किलो एक बड़े बक्से में, एक बड़े डब्बे में, और बाकी आपके स्टोर में होती है। समझ गए इस बात को? तो ठीक उसी प्रकार से आपके घर में भी कुछ एक आप चारपाई एक्स्ट्रा रखते हो, कोई गेस्ट आ जाए। अब ये नहीं है कि आस पड़ोसी, पहले गांव में भी ऐसा होता था, मेरे को याद है मेरा वाला बचपन, गांव में कोई जब 4-5 का जुगाड़ होता था, बड़ा परिवार था हमारा, बहुत बड़ा, पापा और 5 भाई है ना, बहुत बड़ा परिवार, तो 4-5 एक्स्ट्रा चारपाई होती थी, 1-2 बेड होते थे। अब गेस्ट भी उस टाइम, क्योंकि 4-5 5 पापोर है तो फिर नॉर्मल सी बात है कि 5 पापोर भाई है तो फिर गेस्ट भी ऐसे ही आते होंगे, कभी किसी के कभी किसी के, है ना, और सारे एजुकेटेड थे तो सर्विस से बिलोंग करते हैं तो आते रहते हैं। तो फिर चारपाई को पड़ोसियों से लेके आते थे, आज ज्यादा आगे 10 आगे भी 4-5 चारपाई दो, वो इमरजेंसी का कहते। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो जो कोई डाटा रेयरली यूज होता हो तो उसको तो हम सीपीयू, सीपीयू मतलब राजा अपनी रानी से कोई याद करेगा, ए रानी पटरानी, रैम, भेज वो डाटा, भेज दिया उसने। लेकिन कोई चीज जो बार बार यूज हो रही है, बार बार यूज हो रही है, तो आप उसको बाहर से, जैसे आप अपने स्टोर की बजाय बाहर से लेके आओगे। अब गेस्ट आ गया घर में, है ना, और आपको भुजिया बिस्कुट आप तकरीबन अपने घरों में रखते हो, तो आप भाग के शॉप से जाएंगे, वो टाइम जा चुका, अब आप अपने घर पे ही स्टोर रखते हैं। समझ गए इस बात को? तो जो चीज बार बार प्रयोग हो रही है, टेम्परेरली उसे हम स्टोर कर देते हैं, थोड़े समय के लिए, थोड़े समय मतलब अस्थायी तौर पर डाटा स्टोर करने के लिए हम रजिस्टर का प्रयोग करते हैं। रजिस्टर एक प्रकार का आपका, ये सोच लीजिए, घर का स्टोर है जो आपको तुरंत प्रभाव से आप अपनी चीजों को यूज कर, ठीक है, तुरंत प्रभाव से आप इन चीजों को यूज कर सकते हो, परमानेंट नहीं होता, अस्थायी। और हमने एक चीज और नोटिस की कि जो सीपीयू का जो ऊपरी भाग है, जिसे आप क्या कहते हो, एएलयू, वो तो अपनी कैलकुलेशन के लिए भी अपनी इस मेमोरी के एक रजिस्टर का प्रयोग करते हैं जिसका नाम एक्यूमुलेटर है। और बाकी जो टेम्परेरी तौर पर डाटा, प्रोग्राम, इंफॉर्मेशन, वो आपके इस मेमोरी में रजिस्टर में जाके स्टोर हो जाती है, और एएलयू उसी एक रजिस्टर में से किस रजिस्टर का प्रयोग करता है, आपके एक्यूमुलेटर का प्रयोग। बताओ, ये कहानी सीपीयू के तीनों पार्ट वाली क्लियर होगी? क्लियर है? अच्छा, एक और, बच्चों के व्यू आते हैं, बड़ा अच्छा लगता है कि बच्चों को कंटेंट अच्छे से समझ में आ रहा है। कोई भी बच्चे ने अब तक मेरे को ये नहीं कहा कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा, इसका मतलब मैं मेहनत जो कर रहा हूँ वो आपके तक पहुंच रही है। तो आपका भी एक दायित्व बनता है, कुछ एक बच्चों के रेगुलर कमेंट आ रहे हैं लेकिन बाकी बच्चों के कमेंट नहीं आ रहे, तो फिर कमेंट करके जरूर बताया करो। ये जब मैं इलेक्ट्रिकल थ्योरी कराता हूँ उसी में भी यही बात कहता हूँ, यहाँ भी यही बात कहता हूँ। आपका कमेंट एक तो अपने बीच में ये जो कम्युनिकेशन गैप है उसको कम करता है। आप देखना पीछे के जितने भी कमेंट है ना, स्पेशली मैं टाइम निकालता हूँ, जब भी मैं पढ़ा के पीडीएफ बना के हट जाता हूँ तो मैं सबसे पहले अपनी वीडियो पे जाके ये चेक करता हूँ कि कोई बच्चे का डाउट तो नहीं है। डाउट है तो उसके डाउट को दूर किया जाता है, जनरली डाउट हो, कोई पढ़ाई से रिलेटेड हो, है ना, पढ़ाई से रिलेटेड ही हो तो अच्छा रहता है, तो मैं उस डाउट को दूर करता हूँ। लेकिन आपका जो कमेंट आएगा ना, वो कमेंट हमें प्रेरित करता है, अच्छा है तो अच्छा बताइए, कोई कमी है तो बताइए, हम उसको अपडेट करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। और रिजल्ट, ये पुराना कंटेंट नहीं है, ये आज का ही दिन है, जब कल रात को अपने इंडिया ने एशिया कप जीता है, उससे आप आइडिया लगा सकते हो, हर रोज की वीडियो बनती है। कोई भी अगर चीज होगी तो मैं हाथों बात अगली या उससे अगली क्लास में उसको अपडेट करूंगा। कमेंट करके बताया करो कि क्लास कैसी थी, कंटेंट कैसा है, अगर अच्छा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। वो कमेंट, कोई भी नया बच्चा आता है तो सबसे पहले कमेंट देखता है, वो कमेंट ही हमें प्रेरित करता है कि आपके लिए अब आगे कितनी मेहनत करनी है। ठीक है, आगे बढ़ जाए, फिर आगे बढ़ते हैं भाई। अब बात करते हैं कि इस सीपीयू के कार्य क्या है। मैंने 3 टॉपिक ना या स्किप कर दिए क्योंकि उनको मैं अब कराने लगूंगा तो सीपीयू में ही अपनी 3-4 क्लास निकल जाएगी, इस वजह से मैंने 3 टॉपिक यहाँ स्किप किए हैं, और आईसी और सीपीयू को हम इन 2 क्लासों में पूरा कर रहे हैं। 3 टॉपिक कौन कौन से? लॉजिक गेट, रजिस्टर और फ्लिप फ्लॉप। उसको मैं नया चैप्टर बना के टॉपिक नंबर 4 या 5 में जाके उसको करा दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लेना, सीक्वेंस में ही पढ़ रहे हैं।
तो कह रहा है कि सीपीयू के कार्य क्या क्या है। पेपर में आया क्वेश्चन है, क्वेश्चन कैसे आया कि निम्नलिखित में से सीपीयू का कार्य नहीं। इन चारों में से एक ऑप्शन आपको ऐसा नजर आएगा जो इनसे लिंक नहीं करता, वो आपको चूज कर लेना है कि ये सीपीयू का कार्य नहीं है। सीपीयू क्या करता है सर? सीपीयू डाटा को फेच करता है। फेच का मतलब समझते हो क्या? भाई डाटा को प्रोग्रामिंग से पहले उसकी क्या करता है? फेचिंग करता है, मतलब उसको अपने अकॉर्डिंग सेट करता है कि भाई इसकी प्रोसेसिंग कैसे करनी है, इसमें कोई कमी समी है तो वो बता देगा यूजर को, है ना, एक वार्निंग दे देगा कि भाई आपके डाटा में ये फेचिंग करना, फेच करना, ठीक है। फिर उसको क्या करेगा? डिकोड करेगा। डिकोड समझते हो ना? एनकोड डिकोड, मतलब उसकी छंटनी करके उसकी प्रोग्रामिंग के लिए सेट करके तैयार कर दिया। मतलब ये डिकोड वाली कंडीशन आप ऐसे समझ सकते हो कि भाई बंदा हलाल हो चुका है। फेचिंग करना, लेना, बंदे को पुचकार के तैयार कर लिया। कहने का मतलब ये है फेच करना, मतलब कि दूल्हे का घोड़ी पर बैठ के दुल्हन के घर तक पहुंचना, फेच हो गया। डिकोड करना, भाई फेरे हो चुके। अब क्या होगा? अब एग्जीक्यूट होगा, मतलब अब प्रोग्राम का प्रोग्रामिंग, पहले इनपुट दी, उसकी प्रोसेसिंग हो चुकी, डिकोड हो चुका। अब आपकी क्या आएगी? अब आपकी आउटपुट आएगी। कितने दिनों के बाद आती है वो बाद में पता रहा। वो आउटपुट नहीं कह रहा कि बच्चा का जन्म होगा, आउटपुट का मतलब है कि अब साइड इफेक्ट कितने जल्दी आने लग जाते हैं, समझ गए? तो डाटा फेच, इनपुट के तौर पर जो डाटा दिया उसकी फेचिंग कर लेना, एज पर टू किस प्रकार से प्रोसेसिंग करनी है। डिकोड, उसकी क्या कर देना? प्रोसेसिंग करने के बाद रिजल्ट को तैयार कर देना। एग्जीक्यूट, रिजल्ट को दे देना। और फिर उसमें फीडबैक देना, राइट बैक, कि भाई आपकी कोई डाटा में कोई कमी है कि नहीं है। और वो ये जो सीपीयू है ये वही है जो आपकी यूनिट थी, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, स्टोरेज और आपका कंट्रोल यूनिट। तो क्या है? इनपुट हो गई, डाटा को फेच किया, डाटा को डिकोड किया, और फिर कह रहा है कि एग्जीक्यूशन किया, प्रोग्रामिंग कर दी, प्रोग्रामिंग करने के बाद आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, और राइट बैक, कोई कमी समी तो नहीं रहेगी, कोई कमी पेशी तो बता दो। जैसे लास्ट में 2-3 साल के बाद, जैसे शादीशुदा वालों को तो पता होगा, ससुर जी का या सासू का फोन आता है, कहती है भाई हमारी बेटी में कोई कमी हो तो बता दियो, बाकी इसमें कोई कमी है ही नहीं, हमें इस बात का तो अच्छे से पता है, फिर भी कोई कमी हो तो बता देना। वैसे हम जैसी बेटी ना भाग्य वाले लोगों को मिलती है। अब उनको कौन बताए हालात क्या है, ठीक है, मजाक के सेंस में नहीं कह रहा ये बात, ठीक है, आप समझते ही होंगे, ये बात उनको ही समझ में आएगी जो शादीशुदा है, ठीक है। फिर ये हो गए सीपीयू के कार्य। तो इनमें से चार ऑप्शन निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू का कार्य नहीं? तो हम देख लेंगे फेच वाला है, डिकोड वाला है, एग्जीक्यूट वाला है और फीडबैक वाला। अगर इनमें से अलावा कोई अगर कोई ऑप्शन हुआ तो उसको हम चूज कर लेंगे। आप देखना एक क्वेश्चन आपको, ये जो मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दूंगा उसमें साफ साफ नजर आएगा। अब सीपीयू को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है, इन चीजों को अगर मैं बड़ा सॉलिड से और डीप से बताऊं ना तो एक क्लास पूरी निकल जाए, लेकिन मैं अब सिर्फ और सिर्फ सीपीयू को खत्म करने, सीपीयू टॉपिक को खत्म करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। इसमें एक क्वेश्चन तो घड़ी क्लॉक का, जो मैंने पिछली जो क्लास थी उसमें डाल रखा था क्वेश्चन कि सीपीयू की घड़ी क्लॉक गति किस में मापी जाती है, तो वो क्वेश्चन यहां से कवर होगा। मैंने कहा ना थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। फिर सीपीयू का परास, परास मतलब सीपीयू का परास का मतलब यह है कि सीपीयू की कैपेसिटी कैसे निर्धारित करते हैं। समांतर प्रसंस्करण मतलब पैरेलली कोई दो सीपीयू काम करने लग जाए। और फिर है आपका कैशे मेमोरी। तो ये सारी चीजें ना सीपीयू की गति को प्रभावित करती है ये सारी चीजें सीपीयू की गति को क्या करती है भाई? प्रभावित करती है। कौन कौन सी? सबसे पहले हम कहेंगे जितनी बड़ी आपकी सीपीयू, मतलब ऐसे समझो गति कैसे प्रभावित होगी। मान लो कि कोई 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 काम करने की किसी इंसान की औकात है, कोई मान लेते कोई मजदूर है, उसकी वजन उठाने की औकात है, वो 40 किलो उठा सकता है, 40 किलो उठा के वो कंफर्टेबली चल सकता है, उसकी स्पीड भी अच्छी है। लेकिन आप उस पर वजन ला देते हैं 45 किलो, 50 किलो, तो जितनी स्पीड से वो पहले चल रहा था क्या उस स्पीड से चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। यानी कि आपने वर्ड लेंथ बोलते हैं इसको, करेक्टर लेंथ बोलते हैं, और ये वर्ड लेंथ करेक्टर लेंथ ही होता है सीपीयू की प्रोसेसिंग कैपेसिटी। इसी से डिसाइड होते हैं 4 बिट, 8 बिट, 6 बिट, 32 बिट, 64 बिट। वर्तमान में 32 बिट के प्रोसेसर भी आपके प्रचलन में आ गए। मेनली हम मेरा वाला जो वो 16 बिट का है, शायद 8 बिट का ही होगा, 8 बिट का है ना। किसी के ने बहुत फास्ट प्रोसेसिंग करानी है तो 16 बिट का, 32 बिट के भी प्रचलन में, और आगे आने वाले में 64, 120 और 8 बिट के, ये आपके प्रोसेसर। यानी प्रोसेसिंग कैपेसिटी मतलब कितने डाटा को एक सेकंड के एक पलक झपकते ही कैलकुलेट कर रहा है। सारा कुछ आगे लिखा पड़ा है, समझाऊंगा। तो वो हो गया आपकी वर्ड लेंथ, करेक्टर लेंथ बोलते हैं, और उसी से इसका नाम बनता है 4 बिट, 8 बिट, 16 बिट, सब कुछ समझाऊंगा। फिर आपकी क्लॉक स्पीड, क्लॉक स्पीड होता है
किस स्पीड से, एक तो कंप्यूटर की गति किस में मापते हैं, हर्ट्ज में, और एक मैंने बताया था मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। किस स्पीड से डाटा रैम से सीपीयू में आ रहा है कैलकुलेशन के तौर पर, वही आपकी क्लॉक स्पीड्स है। लेकिन यहां हम क्लॉक स्पीड्स को रिप्रेजेंट करेंगे कि भी वो किस स्पीड से कैलकुलेट कर रहा है। मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, डाटा किस स्पीड से रैम से, रैम मतलब पटरानी के पास, राजा के पास आ रहा है, और कैलकुलेशन उसकी कितनी जल्दी उसकी कर रहे हैं उसको हर्ट्ज में मापते हैं। तो क्लॉक स्पीड्स को गीगाहर्ट्ज में रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर है समांतर प्रसंस्करण, दो पैरेलली जैसे हम इलेक्ट्रिकल थ्योरी में समांतर प्रसंस्करण में दो ट्रांसफार्मर बैक टू बैक पैरेलल जोड़ देते हैं ताकि एक का लोड दूसरे पर आ जाए। ठीक है, एक का इस पे ज्यादा लोड है तो ये वाला इसका कुछ लोड ले ले, ये खराब हो जाए तो ये वाला काम को ना रुकने दे, सप्लाई चालू रहे। तो ठीक उसी प्रकार से दो सीपीयू पैरेलल टू पैरेलल लग गए। इसका बेनिफिट तो है कि भाई आपका काम नहीं रुकेगा, लेकिन इसका एक नुकसान भी तो है ना कहीं सीपीयू की गति, जो ध्यान देना पड़ रहा था रैम को या फिर बाकी चीजों को कि भाई एक पे ही फोकस करना, और एक दो गैस ऐसे समझ लो, दो फूफड़े एक साथ आ जाए घर में, है ना, दो फूफड़े एक साथ आ जाए। ये पंजाबी कल्चर में ज्यादा होता है कि उनको इतनी तवज्जो दी जाती है, हम भी देते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन इतना परेशान नहीं करते। तो कह जाते हैं कि दो फूफा जी एक साथ आ जाए तो दो को हैंडल करना तो थोड़ी सी व्यवस्था तो स्पीड तो स्लो होगी होगी। तो हो गया समांतर प्रसंस्करण। और फिर आता है कैशे मेमोरी। कैसे मेमोरी को मेमोरी वाले चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे, यहां मैं बस इंट्रोडक्शन के तौर पर बताऊंगा। तो सबसे पहले जी आपका वर्ड लेंथ भी बोल देते हैं इसको, इसी को करेक्टर लेंथ भी बोल देते हैं, और हिंदी में कहेंगे शब्द प्रयास। समझते हैं, ये समझने वाला है, ध्यान से समझेंगे, परेशान मत होना, ऑफ द टॉपिक जाके कुछ बताऊंगा, लेकिन ये आपसे प्रॉमिस है कि आपको समझ में आएगा। बाकी डिटेल से हम बाद में देख लेंगे जब अपना ये चैप्टर आएगा तो और अच्छे से उसको डिटेल से देख लेंगे, लेकिन अपने काम का तो अभी यहां समझना ही पड़ेगा। कंप्यूटर के अंदर हम जिस लैंग्वेज का यूज करते हैं उस बाइनरी लैंग्वेज में कहते हैं उसे, उसमें सिर्फ दो ही करेक्टर होते हैं, या तो जीरो या वन, या तो जीरो या वन। जीरो है तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, बिट बोलेंगे। बस थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना, काम की बात है। अगर नहीं होती तो अदरवाइज मैं इसको ऑफ करके आगे बढ़ जाता, लेकिन काम की है तो बताना पड़ रहा है। तो जीरो है उसको हम बोलते हैं बिट, है ना, बिट। और वन है तो उसको भी हम बोलेंगे बिट। ये कंप्यूटर की लैंग्वेज, कंप्यूटर इन दो ही शब्दों को जानता है, कंप्यूटर का दिमाग इन दो ही शब्दों को जानता है, जीरो और वन। जीरो है तो बिट है और वन है तो बिट है। इन दोनों को इकट्ठा कर दूं, इन दोनों को मैं इकट्ठा कर दूं, यानी कि मैं कहूं भाई जीरो और वन, ये दोनों क्या कहलाएंगे, जीरो और वन दोनों बिट्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, बिट्स कहलाएंगे। इसी से इन्हीं को जीरो और वन का यूज कर कर, जीरो और वन का यूज कर कर हमने एक लैंग्वेज बना दी, हमने कंप्यूटर की एक भाषा बना दी। फिर इस बात का मतलब क्या है, जैसे ऐसे समझो, इस बात का मतलब ऐसे समझोगे तुम, स्वर और व्यंजन से मिलकर हमने वर्णमाला बनाई है, वोबल और कॉन्सोनेंट से मिलकर हमने इंग्लिश के अल्फाबेट बनाए हैं। समझ गए? तो ठीक उसी प्रकार से जीरो और वन का जब हम प्रयोग करते हैं तो कंप्यूटर की भाषा में हमने एक लैंग्वेज बनाई, और उस लैंग्वेज का नाम रखा हमने बाइनरी लैंग्वेज। क्या लिखा अभी, बाइनरी लैंग्वेज नाम रखा, उसका नाम क्या रखा, बाइनरी लैंग्वेज। यानी कि कंप्यूटर जिस भाषा को समझता है वो भाषा आपकी बाइनरी भाषा। इस बाइनरी भाषा में लिखे गए दो ही करेक्टर है, जीरो है तो बिट, वन है तो बिट, और दोनों को बोलते हैं बिट्स। इनको फिर आप अलग अलग नाम से भी जानते हो, इन्हीं को बाइनरी कोड, बाइनरी में लिखे गए कोड, बाइनरी कोड, बाइनरी में लिखे गए कोड को इन्हीं को ऑब्जेक्ट कोड, है ना, ऑब्जेक्ट कोड, इन्हीं को मशीन कोड कहा जाता है। वो सारी चीजें बाद में आएगी, बस अपने काम को, यानी कि अपनी कंप्यूटर की भाषा यहां में आना है। कंप्यूटर की भाषा कौन सी है, बाइनरी भाषा है, बाइनरी लैंग्वेज है। हालांकि हम कुछ और नंबर भी यूज करते हैं जिसमें आपने ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल सुना होगी, लेकिन भाषा कौन से, बाइनरी, जो अपने काम की है। इस बाइनरी में अपने पास किसी चीज को लिखने के लिए सिर्फ दो ही चॉइस है, जीरो और वन की। इस वजह से हमने कहा कि भी दो ही चॉइस है, तो बेस बन गया इसका दो, बेस, आधार या रेडिक्स बोलते हैं उसे। भाई दो से अलावा अपने पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। जैसे आपका नाम सुनील है, तो देखो आपने सुनील है, इसमें स्वर भी आए और व्यंजन भी आए, तो स्वर और व्यंजन, स्वर 11, व्यंजन आपके जितने भी है उन कुल मिलाकर आपके पास 52 या 53 ये चॉइसेस है। जैसे वोबल और कॉन्सोनेंट कुल मिलाकर आपके पास 26 बने। तो ठीक उसी प्रकार से अपने पास बाइनरी लैंग्वेज को, ये मैंने गलत बता दिया हो तो कोई जीके की चीज इग्नोर कर देना, मेरे को ये चीजें ध्यान नहीं है। तो जीरो और वन दोनों क्या है, बिट्स है, अपने पास दो ही चॉइस है, दो ही विकल्प है। तो अब कोई भी चीज को लिखना हो तो उसको ऐसे लिखेंगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1। अच्छा, ऐसे ना लिख के उल्टा चलना होता है, यहां से चल रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। मैंने स्टार्ट किया 2 की पावर 0, है ना, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। आपने इस साइड किसे क्यों किया सर, क्योंकि ये होता है एलएसबी,
लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अभी चीजें ना मिक्स हो जाएगी, इस वजह से मैंने बस आपको बता दिया कि इस साइड से हम मतलब जोड़ घटा गुना भाग इस साइड से करते हैं ना, ऐसे समझ लेना। 2 की पावर 4 एंड सो ऑन, ये कहाँ तक जाएगा, 2 की पावर n तक जाएगा। यानी कि कितने तक हम इसे यूज कर रहे हैं, 2 की पावर 0। बस मैं यहाँ तक का 2 की पावर 0, किसी की पावर 0 उसे 1 बोला जाता है। फिर बोला हमने 2 की पावर आपका क्या हो जाएगा 1, यानी कि 2 हो जाएगा। 2 की पावर 3 मतलब 2 की पावर 3 का मतलब हो जाएगा सर 2 दूनी 4, 2 की पावर 2 है 4 हो जाएगा। 2 की पावर 3 मतलब 8 हो जाएगा। और 2 की पावर 4 का मतलब क्या हो जाएगा सर 16 हो जाएगा। अब ये जो चीज लिखी है ना, बस यही आपको इस चीज तक लेके आना था, इस चीज तक लेके आना था। जब आप जब आप मान के चलो, जब आप अपने प्रोसेसर को बता रहे हो कि भाई मेरा जो प्रोसेसर है वो 4 बिट प्रोसेसर है, वो 4 बिट प्रोसेसर है, इस बात का मतलब ये है कि जो 4 बिट प्रोसेसर है उसके अंदर उसके अंदर 0 और 1 के, ये जैसे मैंने लिख दिया 0 और 1 के 4 कॉम्बिनेशन होंगे। 0 और 1 के क्या कॉम्बिनेशन होंगे, 4 कॉम्बिनेशन होंगे। और हमें 4 बिट से स्टार्ट करना होता है। अगर मैंने कहा कि मेरे पास ना एक प्रोसेसर है जो 8 बिट का प्रोसेसर है, कितने बिट का प्रोसेसर है, 8 बिट का प्रोसेसर है, इसका मतलब वहां 0 और 1 के 8 कॉम्बिनेशन हो गए, 1 0 0 4 हो गए। ये ऐसे कुछ भी लिख सकते हो आप, कुछ भी लिख सकते हो। तो कितने हो गए, 8 हो गए। तो ये वाला क्या कहलाया, ये कहलाया जी 8 बिट प्रोसेसर। क्या कहलाया जी, ये कहलाया 8 बिट प्रोसेसर। ये क्या कहलाएगा, ये है जी 8 बिट प्रोसेसर। और इसको क्या कहेंगे, ये कहेंगे 4 बिट प्रोसेसर। इस बात का मतलब क्या है कि आपका प्रोसेसर है ना वो 8 बिट प्रोसेसर। इस बात का मतलब ये पलक झपकते ही, समझा रहा हूं, पलक झपकना तो बहुत टाइम लग गया, पलक झपकते ही ये 8 अक्षरों के अंकों को एक साथ पढ़ जाता है। और 8 क्या है, 0 और 1 के कॉम्बिनेशन है। ऐसे समझो, जब छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है तो अब उसे हम स्टार्टिंग में उसे सबसे पहले माँ का नाम याद, माँ सबसे छोटा और सबसे बड़ा नाम, माँ, माँ, पा, पा, पापा, मम्मा, फिर जोड़ना अक्षर स्टार्ट, आम है, आम, फिर 2 से 3 अक्षर, एनार है, अनार। समझ गए इस बात को। यानी कि आपका 4 बिट प्रोसेसर है तो आपका बच्चे की औकात इतनी सी है कि वो 4 अक्षरों के, 4 शब्दों के अक्षर को एक साथ पकड़ सकता है। जैसे लिख दिया रामफल, राम है फैल है, रामफल। अब आपने 8 बिट प्रोसेसर यूज किया है, इसका मतलब आपके बच्चे की औकात है कि वो 8 अक्षरों के शब्द को इकट्ठा पढ़ सकते हैं। मैनी कैनी काजीरा, कुछ भी नाम बना लीजिए, कुछ भी नाम लगा लीजिए। जैसे महर्षि वेद व्यास है, ये तो ज्यादा हो जाएगा, महर्षि वेद व्यास तो दोनों अलग अलग भी हो गए। समझ गए इस बात को। यानी कि 4 बिट का है तो वो 0 और 1 के 4 कॉम्बिनेशन को एक साथ पढ़ सकता है। 8 बिट का है तो 0 और 1 के 8 पलक झपकते 8 को, 8 के रीड। अब हम यूज कर रहे हैं 16, यानी कि 16 बिट प्रोसेसर का मतलब है 0 और 1 के 16 कॉम्बिनेशन को एक साथ पढ़ जाएगा। 32 बिट है तो 0 और 1 के 16 कॉम्बिनेशन को एक झट सेकंड के, मतलब पलक झपकते ही, पलक झपकने वाला सेकंड तो बहुत बड़ी बात हो गई। ये आ गया समझ में, ये बात समझ में आ गई। तो अब सुनो, आपका प्रोसेसर है जी 4 बिट का, है ना, आपका प्रोसेसर 8 वाला लेते हैं। आपका जो प्रोसेसर है 8 बिट का, ये जो 8 बिट के अंदर आपने जो ये लिख रखे हैं 0 और 1 के, इनको बोलते हैं करेक्टर, इन्हीं को बोलते हैं वर्ड लेंथ। ये देखो वर्ड लेंथ, ये जो वर्ड लेंथ और करेक्टर लेंथ, वर्ड लेंथ भी बोल दो इसको, इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है करेक्टर लेंथ। क्या बोला जाता है इसको, करेक्टर लेंथ। ये वर्ड लेंथ और करेक्टर लेंथ क्या है, 0 और 1 के कॉम्बिनेशन है। और इसी से आपका डिसाइड होता है क्या, प्रोसेसर। क्या डिसाइड होता है जी, प्रोसेसर डिसाइड होता है। यानी कि अगर वर्ड लेंथ आपकी 4 बिट की है तो 4 बिट प्रोसेसर है। अगर वर्ड लेंथ या करेक्टर लेंथ आपके शब्द परास अगर 8 है, 0 और 1 के 8 कॉम्बिनेशन है, तो वो 8 बिट प्रोसेसर है। अगर मान के चलो 8 बिट का आपका वर्ड लेंथ है और उसको आप टास्क दे रहे हो थोड़ा सा ज्यादा, इससे अब वो याद करो मजदूर वाला काम। 40 किलो वजन को उठा के कोई मजदूर बहुत अच्छे से अच्छी वाली स्पीड से चल रहा है। अब उसमें 45 किलो लाद दिया, 50 किलो लाद दिया, ले तो जाएगा लेकिन जिस स्पीड से ले जाना था क्या उस स्पीड से ले जा पाएगा, नहीं ले जा पाएगा। तो यही बात हो गई कि प्रोसेसर की शब्द लंबाई को रजिस्टर की चौड़ाई, ये रजिस्टर ही तो है ना। रजिस्टर क्या करता है, रजिस्टर डाटा को स्टोर करता है 0 और 1 के फॉर्म में। रजिस्टर डाटा को स्टोर करता है 0 और 1 के फॉर्म में। रजिस्टर खुद नहीं करता, फ्लिप फ्लॉप की सहायता से करवाता है, क्योंकि फ्लिप फ्लॉप आपका सिंगल बिट स्टोरेज, सब चीजें आएगी, बस थोड़ा सा धैर्य बना के रखना। क्योंकि फ्लिप फ्लॉप आपका सिंगल बिट स्टोरेज डिवाइस है। सिंगल बिट मतलब या तो 0 को स्टोर करेगा या 1 को स्टोर करेगा। अगर कोई 8 बिट का रजिस्टर है, मान लेते हैं ये 8 बिट का रजिस्टर है, तो इसके पीछे 8 फ्लिप फ्लॉप लगे हैं। और वो फ्लिप फ्लॉप खुद नहीं होते, वो लॉजिक गेट से बने होते हैं।
तो प्रोसेसर की शब्द लंबाई रजिस्टर की चौड़ाई के रूप में निरूपित की जाती है। ये शब्द लंबाई है। ये 8 बिट का प्रोसेसर है, यानी कि 8 रजिस्टर यूज कर रखे हैं। 8 बिट रजिस्टर हो गया, ये 8 बिट रजिस्टर ना होके ये 8 बिट फ्लिप फ्लॉप है, लेकिन वो डिटेल की बातें अभी नहीं। बस अभी तो तुमको ये ध्यान देना कि प्रोसेसर की शब्द लंबाई, यानी कि आपका जो प्रोसेसर है 4 बिट का 8 बिट का, वो रजिस्टर की चौड़ाई के रूप में निरूपित किया जाता है। अगर मान के चलो आपका 4 बिट प्रोसेसर है, 4 बिट आपका प्रोसेसर है, इस बात का मतलब यह है कि आपने 4 रजिस्टर का प्रयोग कर रखा है, 4 रजिस्टर का प्रयोग कर रखा है। और डेप्थ में जाके देखोगे तो इसका मतलब यह है कि आपका 4 बिट रजिस्टर तब बना है जब आपने 4 फ्लिप फ्लॉप लगा रखे हो। लेकिन कंफ्यूज मत होना, बस ये वाली लाइन को ध्यान रखना कि प्रोसेसर की शब्द लंबाई रजिस्टर के चौड़ाई के रूप में परिभाषित की जाती है, बस ठीक है, इतना सा ध्यान रखना कि डाटा को किसके अंदर स्टोर किया जाता है, रजिस्टर के अंदर स्टोर किया जाता है। प्रोसेसर द्वारा एक समय में प्रोसेस किए जाने वाले शब्दों की संख्या शब्द का परास कहलाती है। एक समय में कितना जो शब्द को वो प्रोसेस कर रहा है, रजिस्टर के अंदर जो डाटा स्टोर है उसको एक समय में कितना प्रोसेस कर रहा है, वही आपका क्या कहलाता है, शब्द परास कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, शब्द परास कहलाता है, ठीक है, वर्ड लेंथ कहलाता है। शब्द परास अधिक होने पर सीपीयू की स्पीड कम हो जाती है। शब्द परास आपका वर्ड लेंथ आपकी 4 बिट की, आपकी औकात है 4 बिट की प्रोसेसिंग की। एक पलक झपकते ही 4 बिट के डाटा को आप सेकंड में याद कर जाते हो, लेकिन अब आपको डाटा दे दिया 6 बिट का मतलब अब आपको याद तो करना पड़ेगा, लोड तो हो गया क्योंकि आपका, लेकिन आपका सीपीयू क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। और फिर कहते हैं भाई यार विंडो में कोई दिक्कत, अरे भाई विंडो में दिक्कत नहीं है, आपके सीपीयू की औकात ही थी। समझ गए इस बात को? ये बात समझाने के लिए ये मेरे को एक्स्ट्रा बताना पड़ा, लेकिन ये एक्स्ट्रा आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, ये सारी की सारी चीजें रिपीट होगी। ये पता लगा कि ये कैसे डिसाइड हुए, ये डिसाइड हुए सर इस बाइनरी लैंग्वेज से। बाइनरी लैंग्वेज में अपने पास दो ही एक ऑप्शन होता है ना, इसको बेस आधार या रेडिक्स कहते हैं, और इसमें ऐसे लिखे जाते हैं। तो 4 बिट प्रोसेसर 8, 16 बिट, 32 बिट प्रोसेसर, 64 बिट, वो ऐसे चले। यानी कि आपकी जो शब्द परास है, जो आपके रजिस्टर के अंदर प्रोसेसिंग शब्द की लंबाई मतलब रजिस्टर की चौड़ाई, रजिस्टर की चौड़ाई के अंदर जो डाटा आपका स्टोर है वही आपका शब्द परास है। अगर उसको एक्स्ट्रा अधिक परास बढ़ा दिया गया, 4 से 6, 5, 7, 8 कर दिया, तो इसका मतलब आपकी सीपीयू की स्पीड कम हो जाएगी। हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं कि सीपीयू की स्पीड को कम करने के फैक्टर क्या है। उसमें सबसे पहले हमने कवर किया क्या, शब्द परास। शब्द परास अपना अच्छे से क्लियर हुआ कि भी शब्द परास औकात है उसकी 4 बिट की, दे दिया उसे 5 बिट या 6 बिट। नेक्स्ट है जी घड़ी क्लॉक। घड़ी क्लॉक क्या है? ये क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर में आ जाता है कि सीपीयू की घड़ी क्लॉक को किस में निरूपित किया जाता है। तो घड़ी क्लॉक को हम पढ़ रहे हैं, घड़ी घड़ी गति सीपीयू द्वारा प्रति सेकंड निष्पादन चक्रों की संख्या को मापती है। प्रति सेकंड निष्पादन चक्रों की संख्या को क्या कहा जाता है, घड़ी क्लॉक कहा जाता है। ज्यादा चक्रों में नहीं पढ़ना, जिसको किस में मापा जाता है, गीगाहर्ट्ज में। बस ये क्वेश्चन आता है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों में देखना कि कंप्यूटर की घड़ी क्लॉक किस में निरूपित की जाती है, तो हम कहेंगे गीगाहर्ट्ज में निरूपित की जाती है। क्या ये है जी प्रति सेकंड चक्रों की संख्या। मतलब ये समझो कि अब यहाँ कोई साइनोसोडल वेव तो है नहीं, क्योंकि ये तो डीसी पे काम करता है। तो घड़ी क्लॉक मतलब कितने बिट का डाटा आपने एक सेकंड में कैलकुलेट कर लिया, कितने बिट का डाटा आपने चक्कर मतलब जीरो बन के लो वोल्टेज हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज हाई वोल्टेज, प्रति सेकंड निष्पादन, निष्पादन मतलब आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, एक सेकंड में आप कितना डाटा एग्जीक्यूट कर रहे हो, वही आपकी घड़ी क्लॉक। और इसके गीगाहर्ट्ज में, यानी कंप्यूटर की स्पीड ही तो हो गई, गीगाहर्ट्ज में मेजर करता है। कंप्यूटर की टॉप स्पीड किस में है, गीगाहर्ट्ज में। तो उसी को घड़ी क्लॉक कहा जाता है कि किस स्पीड से वो डाटा को एग्जीक्यूट कर रहा है, कैलकुलेशन कितनी जल्दी कर रहा है। और एक होता है मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, यानी कि रैम से डाटा किस स्पीड में सीपीयू की तरफ आ रहा है, वो अलग है। एक चक्कर तकनीकी रूप से एक आंतरिक पल्स होता है। पल्स मैंने बताया किसका होगा, ऐसे पल्स होगा, ये पल्स होगा आंतरिक रूप से, लेकिन इसके द्वारा सीपीयू की गति को समझने में मदद मिलती है, कितनी जल्दी ये एक एक सेकंड में कितने चक्रों को पूरा कर देता है, वही आपके एग्जीक्यूशन है और वही आपकी स्पीड है। और स्पीड को हम किस में, हम कहेंगे गीगाहर्ट्ज में निरूपित किया जाता है। बस सीधा सा ध्यान रखना है, सीपीयू की घड़ी क्लॉक यानी कि कैलकुलेशन करने की स्पीड को किस में रिप्रेजेंट किया जाता है, गीगाहर्ट्ज। फिर है जी समांतर प्रसरण। इसके बारे में मोटा मोटा मैं बता चुका। समांतर प्रसरण क्या है? समांतर प्रसरण ये है कि सर पैरेलल टू पैरेलल दो सीपीयू लगा दे, दो फुफड़े एक साथ आ गए। कह रहा है समांतर प्रसरण में एक समग्र कार्य को के अलग अलग हिस्सों को संभालने के लिए, अलग अलग, जैसे एग्जांपल मैंने लिया, अलग अलग हिस्सों को संभालने के लिए दो या दो से अधिक प्रोसेसर चलाने की विधि को समांतर प्रसरण। कभी कभार इसका बेनिफिट भी होता है, आपका काम नहीं रुकेगा, लेकिन नुकसान ये है कि आपका जो ओवरऑल जो टाइमिंग है वो थोड़ी सी समय, ऐसे समझ लो कि घर पे दो गेस्ट एक साथ आ गए,
तो सीपीयू की स्पीड को कम करने में समांतर प्रसंस्करण का भी रोल होता है। कौन कौन से रोल पढ़ लिए? सबसे पहले पढ़ा सर हमने शब्दपरास। शब्दपरास मतलब वर्ड लेंथ, कैरेक्टर लेंथ, वो ज्यादा दे दी औकात से तो आपकी सीपीयू की स्पीड कम हो जाएगी। सर घड़ी क्लॉक, घड़ी क्लॉक मतलब सर किस स्पीड से? अच्छा सर इससे स्पीड कैसे कम होती है? इससे स्पीड कम नहीं होती, लेकिन ये आपकी सीपीयू की गति को समझने में मदद करता है। यानी कि ये गति कम आई तो हम कह देंगे सीपीयू भाई स्लो चल रहा है, ये गति ज्यादा आई तो सीपीयू फास्ट चल रहा है। बस ये समझने में मदद करता है, इससे स्पीड कम ज्यादा नहीं होती। स्पीड कम ज्यादा होगी उसके पीछे और कारण होंगे, जैसे शब्दपरास हो गया, पैरेलल प्रसंस्करण हो गया, समांतर प्रसंस्करण बोल सकते हैं या पैरेलल प्रोसेसिंग बोल सकते हैं, जब दो या दो से अधिक प्रोसेसर चलाने की विधि का प्रयोग करते हैं। और एक हो सकता है आपकी कैशे मेमोरी। सबसे जो मैंने पहले भी रिपीट किया था, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, आगे भी आएगा, कैसे मेमोरी को बहुत डिटेल से हम पढ़ेंगे। यहां हम पढ़ रहे हैं सीपीयू की गति को प्रभावित। सबसे फास्टेस्ट बताओ तो हम कहेंगे रजिस्टर। रजिस्टर आपका सबसे फास्ट है ना, सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है, सबसे कॉस्टली भी है और सबसे छोटी भी है। लेकिन रजिस्टर की भी बाप बेटी है एक, कौन है जी? कैसे मेमोरी। कैसे? ये कैसे ना इनबिल्ट होती है, ये सीपीयू का ही भाग होती है, इनबिल्ट मेमोरी होती है कैसे मेमोरी। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का ही एक भाग होता है कैसे मेमोरी। एक वर्चुअल मेमोरी भी होती है। अब सारी चीजों को ना मैं यहाँ मिक्स नहीं कर रहा, हम ये देख रहे हैं कि सीपीयू की स्पीड कैसे कम हो जाएगी। तो जो कैसे मेमोरी होती है ना, वो सीपीयू की रानी कौन है? रैम। सीपीयू की रानी है, लेकिन सीपीयू के अंदर तो नहीं है ना। कितना ही प्यार प्रेम हो, दो जिस्म एक जान कहने को हो सकता है ना, कहने को हो सकता है, लेकिन उस शब्द को अगर तोड़ के देखा जाए तो दो जिस्म, जिस्म तो दो ही रहेंगे। कहते कि मेरे को कौन अच्छे से समझ सकता है, तो कहता है कि मेरे को अच्छे, कोई कह दिया यार तो भाई मैं तेरे को बहुत अच्छे से, कोई आपका परिवार का भाई मैं तेरे को बहुत अच्छे से समझ, हाँ ये सब कहने की बात समझ सकते हैं, लेकिन अपने को खुद से बेटर कोई नहीं जानता। यानी कि हम खुद से खुद को बहुत अच्छे से एक एक चीज से वाकिफ है कि हमारे मन में क्या चल रहा है, हमारे मन में कितना पाप है, कितना पुण्य है, क्या क्या हमने किया है, क्या क्या हमारे राज है, क्या सही किया है, क्या गलत किया है। हमसे बेटर हमको कोई और नहीं जानता। ठीक है, तो देखो जो रैम है वो फास्ट सर्किट देती है, लेकिन वो दो जिस्म और एक जान होगी, वो रानी तो है लेकिन सीपीयू से अलग है, तो उसको साइड में कर। फिर देखा सीपीयू का ही एक भाग और है जो डाटा को अस्थायी तौर पर स्टोर करता है, जिसे हम रजिस्टर कहते हैं। डाटा, प्रोग्राम, बार बार यूज होने वाला का वो भी फिर सीपीयू का भाग हो गया, तो वो फास्ट हो गया। ये देखो सबसे फास्टेस्ट बोल दिया मैंने, रजिस्टर है। अब भी रुको, अब भी रुको, अभी रुको, ठहरो जरा। तो सीपीयू से बाहर रैम, उसकी स्पीड तो कम हो गई, किसके कंपैरिजन में? रजिस्टर, क्योंकि सीपीयू का ही भाग हो गया, सीपीयू का नीचे वाला पार्ट हो गया। अब सुनो, सीपीयू अपने इस दिमाग के अंदर भी एक और चीज बैठी है। कुछ ऐसे समझो कि अब मैं एक फैमिली का एग्जांपल ले रहा हूँ। ऐसे समझो कि जो रानी है वो तो जस्ट आपके पड़ोस में शॉप है, आपकी दीवार लगती है, आपको सामान लेके आना है तो आप जाएंगे और वहां से कोई सामान ले आएंगे। ठीक है, टाइम लगा 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 1 मिनट लग गई, 1 मिनट लग गई। आपकी इतनी ज्यादा नहीं लगी कि मान के चलो आपको 500 मीटर, आधा किलोमीटर चल के जाना 4-5 मिनट लग जाती है, आपके जस्ट दीवार पे एक शॉप है, वो तो आपकी होगी रानी। अब कुछ चीजें जो आपकी बार बार यूज होती है वो आपने अपने कहाँ रख दी? स्टोर में रख दी, तो वो हो गया आपका कौन? वो हो गया आपका रजिस्टर। रजिस्टर हो गया, बार बार यूज हो रहे तो अपने स्टोर में से ले लो। शॉप पे जाएंगे, हो सकता है वहां भीड़ लगी हो, है ना, हो सकता है कि आपकी रानी कहीं बिजी हो जाए। ठीक है, अब लास्ट बात, आपने कुछ चीजें अपने रूम में रख ली, जो चीज जरूरत की है। जैसे मान के चलो स्टोर में कोई चीजें हैं, लेकिन मान के चलो कोई पैरासिट, स्टोर में आपकी दवाइयां हैं, जैसे कोई इन्फेक्शन के लिए, कोई एलर्जी के लिए, कोई चोट लग गई, कुछ एक चीजें आपने अपने बेडरूम के जस्ट पास ही रख ली। पानी का गिलास रखा होता है और आपके वो, तो सर दर्द है, कोई अचानक से दर्द हो गया, गोली निकाली, खा गए, उठ के जाते हैं स्टोर तक, हो सकता है चक्कर खा के गिर जाते हैं, समझाने के लिए बता रहा हूँ, अदरवाइज मत लीजिए। ठीक है, तो फिर अगर मान के चलो स्टोर में ना है तो फिर आप अपने रानी से शॉप से लेके आएंगे। तो रानी कौन? रैम। थोड़ा सा डाटा आने में टाइम लगेगा, सीपीयू प्रोसेसिंग। स्टोर से लेके आएंगे तो भी आपके चंद सेकंड लग गई, लेकिन अगर आपके पास ये तो उठाया और खा लिया। समझ गए इस बात को? तो रजिस्टर तो है सीपीयू का एक पार्ट, और ये कह देंगे कैसे ही सीपीयू है। क्या बोल दिया? ये कैसे ही क्या है? सीपीयू है, यानी कि उस आपके पास ही सारी चीजें रखी है। कैसे? मेमोरी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा
त्वरित प्रसंस्करण, क्विक प्रोसेसिंग के लिए प्रयोग में लिए जाने वाला डाटा, लिए जाने वाले डाटा और इंस्ट्रक्शन को अस्थायी तौर पर क्या करता है, स्टोर करता है। यानी कि अस्थायी तौर पर आपने रैम में भी स्टोर कर सकते हो, अस्थायी तौर पर। परमानेंट स्टोर करना है तो वो तो परमानेंट स्टोरेज डिवाइस सेकेंडरी डिवाइस में जाएगा, सेकेंडरी डिवाइस में जाएगा। अस्थायी तौर पर रैम में भी कर सकते हो, लेकिन वो रानी है, थोड़ी बाहर है। रजिस्टर में भी कर सकते हो क्योंकि वो अपना पार्ट है, स्टोर हो गया। लेकिन आप सीपीयू के अंदर भी रख सकते हो। सीपीयू के अंदर किस में रखेंगे, सीपीयू का मतलब खुद से ही अपने आप में याद करने ला, आपकी एक प्रकार की ये बना दिया कि भी कैसे। इसमें भी आगे दो कैटेगरी है, लेवल 1 और लेवल 2। अस्थायी तौर पर सीपीयू के अंदर ही स्टोर, ठीक है। डाटा और निर्देश को अस्थायी तौर पर स्टोर करते हैं। कैसे मेमोरी को तत्कालिक मेमोरी, इमीडिएट मेमोरी भी कहा जाता है। पेपर में क्वेश्चन पूछता है कि सीपीयू की स्पीड किस पे डिपेंड करती है, तो रैम। और सीपीयू की तत्कालिक मेमोरी कौन सी है, तो हम कहेंगे आपकी कैसे मेमोरी, पेपर में आया हो, ठीक है। सीपीयू की स्पीड किस पे डिपेंड करती है, कैसे मेमोरी पहला ऑप्शन होता है, तब नहीं, कैसे पे नहीं जाएंगे, आपको रैम पे जाना पड़ेगा। पूछ रहा है कि सीपीयू की तत्कालिक मेमोरी, तत्कालिक मतलब पलक खोली नजर आई, लेकिन जो रानी है वो पलक खोलते ही नजर आने लग जाए तो भी खतरा ही है। वो ठीक है, थोड़ा चल के जाए तो ही सही है, ठीक है। तत्कालिक मेमोरी किसे कहते हैं, कैसे मेमोरी को कहते हैं। यह मेमोरी रैम तथा सीपीयू के बीच बफर के रूप में कार्य करती है। रैम से भी आगे बढ़कर हम रजिस्टर पढ़ चुके, रजिस्टर से भी आगे बढ़ के हम कैसे को पढ़ चुके। तो कह रहे हैं यह मेमोरी रैम और सीपीयू के बीच में किसका काम करती है, बफरिंग का काम करती है। समझो इस बात को। होगा क्या, जब मैं दो रजिस्टर आपको पढ़ाऊंगा, है ना, दो रूलर कैसे, हाँ ऐसे दो रजिस्टर रहेंगे। एक रजिस्टर का नाम होता है मेमोरी, है ना, इस साइड लिख रहा हूँ उसे। बस एक, बस खत्म होने वाला है, ठीक है, क्लास भी खत्म हो जाएगी। कितना टाइम हो गया, ज्यादा तो नहीं हो गया, नहीं पड़ा है अभी, 1 मिनट में पूरे कर देंगे। देखो, एक रजिस्टर होता है जो अपने सीपीयू का एक पार्ट था जिसे मेमोरी या रजिस्टर कहते थे, उसका नाम है मेमोरी, मेमोरी डाटा रजिस्टर। उसी रजिस्टर को मेमोरी बफरिंग रजिस्टर भी कहा जाता है। जब रैम से डाटा आता है तो पहले इस रजिस्टर में भरेगा, रजिस्टर में भरेगा। अगर परमानेंट स्टोर है कोई, है ना, परमानेंटली अगर मान के चलो नेट का प्रयोग नहीं कर रहे तो ये जल्दी भर के बिना प्रोसेसिंग के दिखाते हैं। अगर कोई डाटा नेट के थ्रू आ रहा है तो अपना एक रजिस्टर है मेमोरी डाटा रजिस्टर, वो नेट के थ्रू आ रहा है और नेट की स्पीड अगर स्लो हुई तो भाई ये पूरा नहीं भरेगा, तो अब आपकी क्या हो जाएगी, बफरिंग। ये क्या होने लग जाएगी, बफरिंग होने लग जाएगी। ऐसे आपके स्क्रीन पे चक्कर घूमता हुआ नजर आएगा। उसी डाटा रजिस्टर को, मेमोरी डाटा रजिस्टर को तब हम क्या कहेंगे, मेमोरी बफरिंग रजिस्टर। इस चीज को रोकने के लिए हम पड़ोस वाली शॉप पे जाएं क्यों, हम अपने स्टोर में रखेंगे, रजिस्टर में रखेंगे। रजिस्टर में ही क्यों, हम खुद में ही रख लेंगे, हमसे बेटर हमें और कौन जानता है। तो हम इस रैम से डाटा लेना तो कहीं ना कहीं टाइम लगेगा। अब तक हमने पढ़ा था कि फास्टेस्ट रैम है, रैम का भी आगे बैठा रजिस्टर, रजिस्टर का ही बाप बैठा कैसे, समझ गए। तो रैम और सीपीयू के बीच में बफरिंग, रैम से जो डाटा आ रहा है वो बफरिंग ले रहा है, उस बफरिंग को तोड़ने के लिए, है ना, काटा मारूंगा इस पे मैं, इस बफरिंग को तोड़ने के लिए, इस बफरिंग को तोड़ने के लिए, ये वाली बफरिंग डाटा रजिस्टर जब बफरिंग लेने लग जाते हैं तो इस बफरिंग को तोड़ने के लिए हमने किसका प्रयोग किया, कैसे मेमोरी का यूज किया। तो कह रहे हैं कि मेमोरी रैम तथा सीपीयू के बीच में बफरी के रूप में काम करते हैं, मतलब बफरिंग नहीं आने देते। बार बार अनुरोधित डाटा, बार बार प्रयोग होने वाला और निर्देशित फ्रीक्वेंटली यूज्ड डाटा, फ्रीक्वेंटली क्या बोला है कि फ्रीक्वेंटली यूज्ड डाटा, बार बार प्रयोग होने वाला, निर्देशित होने वाला, फ्रीक्वेंटली रिक्वेस्टेड डाटा और इंस्ट्रक्शन को, है ना, स्टोर करती है। कैसे मेमोरी, जो बार बार यूज होता है ताकि जरूरत पड़ने पर सीपीयू को तुरंत उपलब्ध करवा दे, जरूरत पड़ने पर सीपीयू को तुरंत उपलब्ध करा दे। इसी वजह से इसको इमीडिएट मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है, इसी वजह से इसको इमीडिएट मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। पता हम क्या पढ़ रहे थे, सीपीयू को प्रभावित करने वाले कारक। शब्द का प्रयास ज्यादा हो गया, औकात से ज्यादा दे दिया तो सीपीयू की स्पीड कम हो जाएगी। ये सीपीयू की स्पीड को बताता है कि प्रति 1 सेकंड में कितने चक्रों की संख्या है, मतलब कितना क्लॉक घूम जाएगा, उसी को स्पीड की गलती से बताते हैं। और पेपर में सीधा पूछा जाता है कि सीपीयू की क्लॉक साइकिल क्या है, तो हम कहेंगे कि इसको मेजर किया जाता है जी गीगाहर्ट्ज में, गीगाहर्ट्ज में मेजर किया, में मेजर किया जाता है भाई, गीगाहर्ट्ज में मेजर किया जाता है जी। अच्छे से दोबारा लिखते हैं,
किस में मेजर किया जाएगा, तो हम कहेंगे इसको मेजर किया जाएगा जी गीगा हर्ट्ज में मेजर किया जाएगा। समांतर प्रसरण कर दिया, दो पैरेलल जोड़ दिए, दो गेस्ट एक साथ आ गए तो भाई आपकी सर्विस तो स्लो होगी ही होगी। तो दो एक टास्क को करने के लिए दो प्रोसेसर को कर दिया, स्पीड स्लो होती है। अगर कैसे मेमोरी नहीं होगी तो आपकी स्पीड आपकी ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएगी, क्योंकि ये इमीडिएट मेमोरी के नाम से जानी जाती है और रैम और सीपीयू के बीच में बफरिंग को दूर करती है। इस वजह से कैसे मेमोरी की सर्विस भी सीपीयू की स्पीड को दिखाएगी। कैसे स्लो हो जाएगी, यानी कि खुद से खुद को जानना ही बंद कर दिया तो दूसरे हमें क्या जानेंगे, उनको कुछ नहीं पता अपना। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास अपनी। इससे आगे हम जो पढ़ेंगे वो नेक्स्ट कंपोनेंट उठाएंगे। सीपीयू को मैंने मदरबोर्ड पे लगे कंपोनेंट के तौर पर पहला कंपोनेंट पूरा। क्लास कैसी थी आपके कमेंट बहुत मायने रखेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। और क्लास के जस्ट बाद रिवीजन कर लेना, मैं कराता हूँ, ये 101% आपके माइंड में सेट होगा, लेकिन बिना क्वेश्चन आपका कुछ नहीं। ठीक है, मिलते हैं।